हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं हम लोग और कंप्यूटर नेटवर्क में यूनिट नंबर 3 का आज लेक्चर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो यूनिट 3 इज ऑल अबाउट नेटवर्क लेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे हम डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो यूनिट 1 में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, फिजिकल जो लेयर थी उसके बारे में देखा। यूनिट 2 इज ऑल अबाउट डेटा लिंक लेयर एंड यूनिट 3 इज अबाउट योर नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है पूरे प्रोटोकॉल स्टैक में, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेटवर्क लेयर कैसे कैरी आउट करती है, ये सारी चीजें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। पूरी आईपी एड्रेसिंग और पूरी राउटिंग, जो चीजें नेटवर्क लेयर के लेवल पर कंट्रीब्यूट होती हैं, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 जो है उसका डेटाग्राम फॉर्मेट हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड एकेटीयू में जो पीवाईक्यूज आए हैं वो ऑलरेडी आपके इसमें साथ साथ कवर हो जाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चंस हैं जो एकेटीयू में इस तरह से इस फॉर्म में पूछे जाते हैं और इसके पुराने पेपर्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है इससे ये वाले क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देखिए, डिफाइन IPv4 हेडर फॉर्मेट इन डिटेल, मतलब IP वर्जन 4 का जो पूरा डेटाग्राम फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट आपको बनाना है, एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही डिफाइन डिलीवरी इन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में डिलीवरी का क्या मतलब होता है और रोल ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर में क्या है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि नेटवर्क लेयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि नेटवर्क लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे IP वर्जन 4, वर्जन 6, ऐसे ही ARP, RARP, DHCP, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनके फ्रेम फॉर्मेट भी हम पढ़ के चलेंगे क्योंकि वो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। और साथ साथ जो आपकी IP एड्रेसिंग होती है, मतलब IP एड्रेसेस कैसे असाइन होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और कितनी क्लासेस में IP एड्रेसिंग होती है, वो सारा भी आपका नेटवर्क लेयर का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, ये आपका यूनिट 3 का सिलेबस है। इसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आपका टॉपिक आता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब इसको IP एड्रेसिंग भी कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस किसको कहते हैं? IP एड्रेस को। तो IP एड्रेसिंग का पूरा पार्ट, इसमें कितने टाइप के IP एड्रेसिंग होते हैं, IP एड्रेसेस में IP वर्जन 4 वाले, IP वर्जन 6, IPv6 एड्रेसेस, उनके पूरे पूरे फ्रेम फॉर्मेट्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, किस तरह से IP एड्रेसेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को असाइन होते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे आपके यहाँ लेक्चर्स में कवर होंगे। फिर साथ में बेसिक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में देखिए, जैसे IP, दिस इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARPs, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऐसे DHCP, ICMP, कुछ इंपॉर्टेंट IP लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर पर राउटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से किसी दूसरी मशीन तक अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है तो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू, डिफरेंट स्विचेस के होके सेव होके वो डेटा जाता है। तो वो किस तरह होता है, वो जो राउटिंग होती है, मतलब कैसे रूट डिसाइड होता है किस रूट को वो पैकेट फॉलो करेगा, वो सारे एल्गोरिथम्स हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीपल टाइप के राउटिंग्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, और उनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो यहाँ डिस्कस होंगे। फिर एक बड़ा इजी सा अच्छा सा टॉपिक है कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स, और फिर IPv6, जहां हम IP वर्जन 4 पढ़ेंगे वहीं हम IP वर्जन 6 भी पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन हुआ IP में तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 3, और इसका आज लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हम नेटवर्क लेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या होती है और साथ साथ ये जो इसका IP प्रोटोकॉल है इसके बारे में, इसका डेटाग्राम फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चों को नहीं पता है, जिनको CSIT और उसकी सारी अलाइड ब्रांचेस में बीटेक 6 सेम के लिए आपका गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में एक कॉम्बो पैक ऑलरेडी बेटा अवेलेबल है, जिसमें जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंपाइलर डिजाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये ऑलरेडी चल रहा है कोर्स, और हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 2-2 यूनिट तो सब में ही कवर हो चुकी हैं। 3rd यूनिट ऑलमोस्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग टाइम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आप लोग एनरोल करेंगे तो टाइमली आप लोग अपनी पढ़ाई को वाइंड अप कर लेंगे। लास्ट मिनट जो हैसल होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमें कोई चीज़ पढ़नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है,
बेसिकली नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें इसके अंदर के प्रोटोकॉल्स, किस तरह राउटिंग होती है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स, उनकी जो ओवरऑल पिक्चर है वो हमें क्लियर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी क्या है ना। मतलब कि इंटरनेट पर जब हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं तो वहां पर नेटवर्क लेयर जो आती है उस प्रोटोकॉल सूट के अंदर उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। अब देखिए, इन चीजों को समझने के लिए आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने पहले भी देखा जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था, जब TCP/IP प्रोटोकॉल सूट पढ़ा था, वहां पर ये चीजें मैंने डिटेल में बताई थी कि आप अगर किसी एक नेटवर्क का पार्ट है, मान लीजिए यहां पर क्या है, एक ये कॉमन नेटवर्क है जिस नेटवर्क पर दो मशीन है ना, एक मशीन, ये मशीन है A और ये दूसरी मशीन है D, चलिए इस तरह मानिए दिस इज A एंड दिस इज D, ये अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है, ये किसी दूसरे नेटवर्क पर है, ये किसी दूसरे नेटवर्क पर है, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। अब इनके बीच में मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल मशीन्स हो सकती हैं जिनसे होके इनका जो डेटा, अगर मान लो A को कोई डेटा ट्रांसफर करना है D के लिए, तो मल्टीपल रूट से होके, मल्टीपल मशीन्स के या मल्टीपल स्विचेस के थ्रू होके वो डेटा जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी क्या है कि जो इमीडिएट होप है, होप मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन ओवर अ सिंगल लिंक, एक सिंगल लिंक के ऊपर होप टू होप डिलीवरी, मतलब यहां से यहां तक के इन दोनों के बीच की डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? डेटा लिंक लेयर। मतलब एरर फ्री डिलीवरी हो जाए, है ना, और यहां पर जो आप मीडियम को कंट्रोल कर रहे हैं उसको भी ये कंट्रोल कर ले, तो एरर डिटेक्शन और मीडियम कंट्रोल मैकेनिज्म, मैक कंट्रोल, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डेटा लिंक लेयर में पढ़ ली। फ्लो कंट्रोल, तो इस लिंक के ऊपर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और आपका एक्सेस कंट्रोल, इन तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए डेटा लिंक लेयर काम कर लेती है। अब इसके बाद मान लो यहाँ कोई डिवाइस है, तो इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच में अगर काम करना है तो डेटा लिंक लेयर कर लेगी। इसके आगे कोई डिवाइस है तो इसके और इसके बीच में डेटा लिंक लेयर काम करेगी, इसकी और इसकी डेटा लिंक लेयर, इसकी और इसकी, इस तरह से डेटा लिंक लेयर लाइन बाय लाइन, होप टू होप, हर एक इमीडिएट जो नेबर्स हैं उनके ऊपर ओवर सिंगल लिंक जो है वो काम करती है, फिजिकल लेयर की सर्विसेज ले लेती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है? अगर नेटवर्क लेयर क्या करती है, एक नेटवर्क के अंदर यहां पर एक स्टेशन है और वो किसी दूसरे नेटवर्क के किसी दूसरे स्टेशन से कम्युनिकेट करना चाहता है, ए जो है वो डी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो नेटवर्क लेयर ये कहती है कि होप टू होप डिलीवरी के लिए तो मुझे काम कराना होगा, आई विल टेक द सर्विसेज ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो नेटवर्क लेयर किस चीज की जिम्मेदारी लेती है कि भाई यहां से लेके यहां तक जो डेटा ऊपर की लेयर से आएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आएगा, हमें पता है नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आएगा उस डेटा को इस मशीन से इस मशीन तक डिलीवर कराने की जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर लेगी। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो दो चीजें इंपॉर्टेंट करती है। क्या? पहली चीज लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरी चीज राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसेस को असाइन करना, उनको मेंटेन करना, जब भी ऊपर से कोई पैकेट आता है तो उस पैकेट के अंदर सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लगाना, क्योंकि आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि पूरे इंटरनेट पर एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं उन सबका यूनिक एड्रेस वो जनरेट होता है। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस बाय विच अ मशीन कैन बी आइडेंटिफाई ओवर इंटरनेट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। अब तो पहला काम क्या हो गया, नोड टू नोड डिलीवरी का काम जो है वो किसका है, आपका नेटवर्क लेयर का। ठीक है, एक मशीन से दूसरी मशीन तक कंप्लीट डिलीवरी का काम नेटवर्क लेयर का है। अब इस मशीन का कौन सा प्रोसेस डिलीवर कर रहा है, भेज रहा है डेटा, इसका कौन सा प्रोसेस रिसीव करेगा, एंड टू एंड डिलीवरी उस चीज के लिए जिम्मेदारी लेगी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए नेटवर्क लेयर एक उस मशीन से जो डेटा भेज रही है डेस्टिनेशन मशीन तक पूरा का पूरा, यहां से लेके अगर ए डेटा भेज रहा है किसे, डी को, तो ए से लेके डी तक की पूरी कंप्लीट डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी है, नेटवर्क लेयर की। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो नेटवर्क लेयर है वो किस तरह की सर्विसेज देती है हमें ये समझना है। तो पहले हल्का हल्का मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्या है द नेट, मैंने कोशिश की है टेक्स्ट कम से कम लिखूं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए, बहुत ज्यादा थ्योरी आपको ना मिले। तो देखिए, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। होस्ट टू होस्ट मतलब यहां से वहां तक, जिस होस्ट से बात कर रहे हैं वहां से वहां तक की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होप टू होप डिलीवरी की अगर बात करें, होप टू होप डिलीवरी की बात करें तो वो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
होस्ट टू होस्ट डिलीवरी की बात करें तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। होप का मतलब होता है नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड पे अगर डिलीवर करना है तो डेटा लिंक लेयर डिलीवर करेगी। चलिए, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द पैकेट थ्रू द राउटर्स फॉर स्विचेस। मतलब अगर इसको कोई डेटा भेजना है, मतलब ये एक मशीन है ए, इसको अगर कोई डेटा भेजना है तो ये पैकेट्स की फॉर्म में भेजेगी। तो वो जो पैकेट्स हैं वो कौन सा रास्ता फॉलो करके डेस्टिनेशन तक जाएंगे। राउटिंग का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि जो पैकेट्स हैं वो कौन सा रास्ता फॉलो करके पहुंचेंगे डेस्टिनेशन तक, उस प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं। डिफरेंट राउटर्स होते हैं जो राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं, और उस राउटिंग टेबल के अंदर आईपी एड्रेसेस के ऊपर बेस्ड वो राउटिंग टेबल होती है। मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर ये है तो ये पैकेट जो है ये किधर फॉरवर्ड किया जाएगा। राउटिंग टेबल जब हम राउटर्स पढ़ेंगे, राउटिंग टेबल पढ़ेंगे, वहां पर मल्टीपल स्टैटिक और डायनेमिक टाइप की राउटिंग टेबल्स होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे यूज होती हैं, वो सब चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, किस किस चीज के लिए जिम्मेदारी लेती है ये, एक तो लॉजिकल एड्रेसिंग की और दूसरा राउटिंग की, ठीक बात है। चलो अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में इसको बना के आए, है ना, आपको रटना याद करना नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने डाला है, ताकि आपको एक नेटवर्क का पिक्चर दिखाई दे, जिससे कि क्लियर इंप्रेशन एक दिमाग में जाए कि किस इस बात का क्या मतलब है। ये आप इजिली बता सकते हैं। होप टू होप डिलीवरी के लिए डेटा लिंक लेयर का काम है, दिस इज द वर्क ऑफ डेटा लिंक लेयर, है ना। होप टू होप डिलीवरी का काम डेटा लिंक लेयर का है, और यहां से यहां तक की डिलीवरी की जिम्मेदारी कौन लेता है, आपका नेटवर्क लेयर। यहां से पूरी यहां तक की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नेटवर्क लेयर की। दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, ठीक बात है। चलिए अब देखिए, तो ये एग्जाम में लिखने के लिए है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर क्या क्या है, बहुत जल्दी क्विकली इनको देखेंगे। वैसे मैं आपको यह बातें सारी बता चुकी हूँ। देखिए, एट सोर्स, सोर्स पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोर्स पैकेट्स क्रिएट करेगा और उन पैकेट्स को, जो ऊपर की लेयर से जो डेटा आ रहा है, उस डेटा को वो पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा भाई, अपर लेयर का जो डेटा है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डेटा भेजा, उस डेटा को ये पैकेट्स में बनाएगा, ठीक है। वो पैकेट सेम साइज के भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, तो ये उनसे पैकेट्स जनरेट करेगा। उस पैकेट में ये अपना हेडर ऐड कर देगा, उस हेडर के अंदर सोर्स का आईपी एड्रेस, मतलब जो पैकेट को भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, और जो डेस्टिनेशन है उसका आईपी एड्रेस, ये दोनों आईपी एड्रेसेस उस हेडर के अंदर लगा दिए जाएंगे। और फिर वो पैकेट और कुछ एडिशनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो कि उस पैकेट को ओवर द नेटवर्क मैनेज करेगी, है ना, कि सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाए, आइडेंटिफाई कर पाए पैकेट्स को, और कितनी देर तक पैकेट कंजेशन में ना आ जाए। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जो हम पैकेट के हेडर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, तो उसको जो उसकी प्रॉपर डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब तो क्या करती है, अपर लेयर से जो डेटा आता है उस डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट करती है। पहली चीज, पैकेट कैसे बनाती है, जो डेटा आता है उस डेटा बाइट्स के साथ साथ ये अपना हेडर ऐड कर देती है। पैकेट हेडर जो है उसमें लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन की, ये बात हमने कर ली। नेटवर्क लेयर जो है वो राउटिंग टेबल भी चेक करती है, मतलब राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। देखिए, it responsible for checking its routing table to find the routing information such as the outgoing interface of the packet or the physical address of the next node। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि वो जो पैकेट है वो किस तरह से, कौन सा अगला नोड होगा जिसपे उस पैकेट को ट्रांसमिट किया जाएगा, तो उसको कहते हैं राउटिंग, द प्रोसेस ऑफ राउटिंग, कि वो जो पैकेट है वो आगे कैसे नेटवर्क पे फॉरवर्ड किया जाएगा। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी नेटवर्क ले लेती है। अगर पैकेट बहुत बड़ा है तो उस पैकेट को फ्रेगमेंट कर देती है ना। फ्रेगमेंट करने का मतलब उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देती है, और फिर उन फ्रेगमेंट्स को दोबारा से एनकैप्सुलेट करके हर एक फ्रेगमेंट के आगे हेडर लगा के उनको आगे नेटवर्क पे भेज देती है। ऐसा क्यों करती है भाई, सीधा सीधा बताओ, एक बात बताओ, जो नेटवर्क लेयर है जब वो अपने पैकेट्स भेजेगी, तो जब उसके पैकेट जाएंगे तो वो नेटवर्क लेयर के नीचे कौन सी लेयर है, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उन पैकेट्स को अपने हेडर लगाएंगे। हर आपने पढ़ा डेटा लिंक लेयर में, यूनिट 2 में अपने डेटा लिंक लेयर के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, लैन टेक्नोलॉजीज पढ़ी, जैसे आपने ईथरनेट पढ़ा, टोकन बस पढ़ा, टोकन रिंग पढ़ा, DQDB पढ़ा, है ना। और तो ये सारे क्या करते हैं, इन सबके अलग अलग फ्रेम फॉर्मेट्स हैं, सबकी जो डेटा का साइज है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटोकॉल आप डेटा लिंक लेयर पे यूज करोगे, सबका फ्रेम फॉर्मेट अलग है, तो डेटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम का साइज है वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है डेटा लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो अलाउ ही ना करे आपको बहुत बड़ा पैकेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेट को छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से याद दिलाना चाह रही हूं मैं। देखिए, ईथरनेट का एग्जाम्पल लीजिए। ईथरनेट क्या कहता है कि मिनिमम 46 बाइट्स का जो
जो डेटा है वो इथरनेट फ्रेम में होना चाहिए और मैक्सिमम 1500 बाइट्स का डेटा आप एक इथरनेट फ्रेम में भेज सकते हैं, उसकी लिमिट है। इथरनेट फ्रेम जो है, एग्जाम्पल में लिख देते हैं, एक इथरनेट फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो वो 46 से लेके 1500 बाइट्स का डेटा जो है वो कैरी कर सकता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इससे बड़ा पैकेट हुआ तो फिर इथरनेट फ्रेम उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेट को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इससे बड़ा उसकी वैल्यू ना हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा डेटा वो फ्रेम कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो पैकेट आता है अगर वो बड़ा है तो नेटवर्क लेयर उसकी फ्रेगमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है, छोटे छोटे टुकड़े बना देगी और जब हेडर लगाएगी तो पैकेट में हेडर लगाने की बजाय उसके जो फ्रेगमेंट्स बनाएंगी उसमें वो हेडर लगा देगी। ठीक है, अब वो हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद देखिए, नेटवर्क लेयर एट द स्विच और राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द पैकेट बाय कंसल्टिंग इट्स राउटिंग टेबल एंड फाइंड द इंटरफेस फ्रॉम विच द पैकेट मस्ट बी सेंट। राउटर के लेवल पर देखिए, चलो पहले एक बार जरा इस पिक्चर को देखो। यहां पर ये जो नेटवर्क लेयर है, ये जो पूरा का पूरा आपका नेटवर्क का सिनेरियो है, हर एक मशीन है, चाहे वो ये है, चाहे ये है, चाहे इसके आगे की मशीन है, हर एक मशीन पर नेटवर्क लेयर चल रही है। तो जब हम किसी स्विच की या राउटर की बात करते हैं तो वहां पर जब ये पैकेट आएगा तो उसकी नेटवर्क लेयर क्या करेगी, जब ये नेटवर्क पैकेट यहां से निकला और ये इसकी नेटवर्क लेयर को मिला तो ये इसकी नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये होगी कि पैकेट को खोल के देखे उसके हेडर में सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ये अपनी राउटिंग टेबल को कंसल्ट करे और फिर देखे कि इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को अगर कोई पैकेट आया है जिसको इस तक पहुंचाना है तो मुझे अपने कौन से पोर्ट से इसे आगे फॉरवर्ड करना है। इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं कि अगर इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का कोई पैकेट आया तो मुझे इस पोर्ट नंबर से इसे आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये डिसीजन कौन लेता है, नेटवर्क लेयर लेती है। कहाँ की, राउटर के ऊपर जो नेटवर्क लेयर चल रही है वो उसकी जिम्मेदारी है ये, है ना। तो राउटर बेसिकली क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल को कंसल्ट करता है और जो पैकेट उसके पास आता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर बेस्ड उस पैकेट को वो आगे फॉरवर्ड कर देता है अकॉर्डिंग टू द रूट, जिस रूट को फॉलो करके वो पैकेट जाता है। ठीक है, इस बात के बारे में यहाँ पर हम कह रहे थे। द नेटवर्क लेयर एज द डेस्टिनेशन, देखो सोर्स पर नेटवर्क लेयर क्या करती है, क्या क्या काम करती है, हेडर लगाती है किसी पैकेट में, फ्रेगमेंटेशन कर देती है और हेडर में वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगाती है, ये सारे काम सोर्स पर होते हैं नेटवर्क लेयर के। इंटरमीडिएट राउटर जो है उसका काम क्या है नेटवर्क लेयर का, पैकेट को प्रॉपर्ली आगे फॉरवर्ड करना, उसको रूट कर देना। और जो डेस्टिनेशन की नेटवर्क लेयर है उसका काम क्या है, एड्रेस को वेरीफाई करना, मतलब कि जो पैकेट उसे मिला वो वेरीफाई कर ले कि ये आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा ही है। इट मेक श्योर दैट द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन द पैकेट इज द सेम एज द एड्रेस ऑफ द होस्ट। ये श्योर करता है कि ये मेरे लिए पैकेट आया है या किसी और के लिए पैकेट था। सही बात है। तो इसका मतलब सोर्स पर, इंटरमीडिएट नोड्स पर या राउटर्स पर या डेस्टिनेशन पर, सबके नेटवर्क लेयर के अलग अलग काम होते हैं, है ना। अब अगर एक पैकेट फ्रेगमेंट है तो नेटवर्क लेयर वेट्स अंटिल ऑल द फ्रेगमेंट्स हैव अराइव्ड। मतलब क्या हुआ कि एक पैकेट पूरा अगर आपने नहीं भेजा, आपने उसके टुकड़े बना के भेजे हैं, तो जो डेस्टिनेशन की नेटवर्क लेयर है वो वेट करती है जब तक सारे के सारे फ्रेगमेंट्स उसे नहीं मिल जाते। क्यों? क्योंकि उसे पूरा पैकेट रिसीव करना है। तो उसको जितने भी फ्रेगमेंट्स आएंगे, एक एक करके फ्रेगमेंट आएंगे और अभी हम डिस्कस करेंगे जो नेटवर्क लेयर होती है बेटा, ये कनेक्शन लेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेटवर्क लेयर इन TCP/IP मॉडल इज कनेक्शन लेस। इस बात का क्या मतलब है कि पहले से कोई कनेक्शन बने हुए नहीं है, मतलब पहले से कोई रूट डिसाइडेड नहीं है कौन सा रूट फॉलो करके आप जाएंगे। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई प्री डिफाइंड मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिससे कि एक कनेक्शन पहले से एस्टेब्लिश हो जाए। कोई रिसोर्सेज एलोकेटेड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि एक जो सोर्स है वहां से लेके डेस्टिनेशन तक के बीच में एक पहले से सर्किट बन जाता था, उस सर्किट को फॉलो करके पूरा डेटा ट्रांसमिट होता था, है ना। लेकिन जो आपका इंटरनेट है वो डेटाग्राम अप्रोच पे काम करता है, डेटाग्राम स्विचिंग में काम करता है। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क जहां आपने पढ़ा था वहां आपने देखा था कि एक डेटाग्राम स्विचिंग होती है। वो क्या होती है? जहां पैकेट को हम डेटाग्राम बोलते हैं। तो आईपी लेयर की जब हम बात करते हैं, नेटवर्क लेयर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पैकेट बोलते हैं या फिर उसको हम डेटाग्राम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ उस पैकेट को हम डेटाग्राम बोलते हैं। जैसे डेटा लिंक लेयर पर पैकेट को हम फ्रेम बोलते हैं, ऐसे ही आईपी
के रेफरेंस में हम उस पैकेट को डेटाग्राम बोलते हैं। तो कनेक्शन लेस सर्विस का मतलब है कि सोर्स ने जितने भी पैकेट्स भेजे वो सारे अलग अलग रूट का फॉलो करके भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले से कोई रूट फॉलो तो करना नहीं है, किसी को कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है। तो अगर सोर्स से 4 पैकेट निकले तो वो चारों पैकेट हो सकता है डिफरेंट रूट फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुंचे, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक पैकेट के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना के भेजे तो वो अलग अलग टाइम पर भी वो फ्रेगमेंट्स पहुंच सकते हैं डेस्टिनेशन पर। तो डेस्टिनेशन के मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि हम इसके डेटाग्राम फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जो ये पैकेट को देख के ये पता चल जाए कि क्या ये फ्रेगमेंट है या ये पूरा पैकेट है, और अगर ये फ्रेगमेंट है तो कौन से नंबर का फ्रेगमेंट है। आपने 4 फ्रेगमेंट बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जिस ऑर्डर में वो फ्रेगमेंट जनरेट हुए उसी ऑर्डर में उन्हें रीअसेंबल करना पड़ेगा, तभी तो पैकेट रिसीव होगा प्रॉपर। आउट ऑफ ऑर्डर तो आप उन्हें रिसीव नहीं कर सकते, है ना। जिस ऑर्डर में आपने उन्हें जनरेट किया उसी ऑर्डर में उनको आप रिकंस्ट्रक्ट भी करेंगे डेस्टिनेशन पर। तो उन फ्रेगमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट्स के जो हेडर होते हैं उनके अंदर होती है, जिससे कि वो फ्रेगमेंट रीअसेंबल किए जा सकें। तो सब कुछ कोऑर्डिनेट करने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। अब जो डेटाग्राम फॉर्मेट हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे और समझ लेंगे किस तरह से उन फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करते हैं। तो डेस्टिनेशन की जो नेटवर्क लेयर होती है वो सारे के सारे फ्रेगमेंट जब तक नहीं आ जाते तब तक वेट करती है, और फिर उसके बाद उन सारे फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करके तब उस पूरे के पूरे पैकेट को ऊपर वाली लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको डिलीवर करती है। देखो ये सोर्स की नेटवर्क लेयर है, ये नीचे को जाएगी, ये डेस्टिनेशन की नेटवर्क लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा आया, इसने नीचे पहुंचा दिया, ये डेस्टिनेशन की नेटवर्क लेयर है, इसने डेटा रिसीव किया और फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर को वो डेटा आगे ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, इस तरह से नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी कहां से होती है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब देखिए, तो नेटवर्क लेयर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम IPv4 की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके 2 वर्जन आए हैं। पहला जो वर्जन था वो था IP वर्जन 4 और अब जो लेटेस्ट है वो है IP वर्जन 6। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर जरा ध्यान से देखिए। ये है आपकी नेटवर्क, ये पूरा का पूरा TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक है। यहाँ पर जहां हम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे थे, यहाँ क्या था, लैन वैन जो फिजिकल टेक्नोलॉजीज थी लैन की वो सारी यहाँ पर काम करती हैं डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर, है ना, जिन्हें हमने कहा ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस, है ना, DQDB और मल्टीपल टाइप FDD, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लैन टेक्नोलॉजीज हैं जो यहाँ पर काम करती है। ठीक बात है। अब जब हम नेटवर्क लेयर पर आए तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको सारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। अब इसमें भी ध्यान से आपको देखना है कि हायरार्की में सबसे ऊपर है IGMP और ICMP, उसके बाद नीचे आता है IP वर्जन 4, जो कि ओवरऑल पार्ट जो मेन काम जो है, मतलब IP पैकेट जो होता है उस IP पैकेट के साथ, मतलब कोई भी पैकेट जाता है तो उसके साथ ये वाला जो हेडर है ये मेन प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर को कवर करता है। फिर ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रेजोल्यूशन का काम करते हैं, मतलब किसी मशीन का एड्रेस नहीं पता, फिजिकल एड्रेस नहीं पता, IP एड्रेस पता करना है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, फर्दर फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए। IP एड्रेस पता है, फिजिकल एड्रेस नहीं पता, फिजिकल एड्रेस पता है, IP एड्रेस नहीं पता, तो उन्हें पता करने के लिए ये 2 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ARP और RARP। ये भी हमारे सिलेबस में है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनका हेडर फॉर्मेट पढ़ना है, कैसे काम करते हैं ये भी पढ़ना है। ठीक है, ICMP, IGMP ये भी हमें पढ़ना है, ये भी नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IP वर्जन 4 है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको भी हम ऐसा करके चलेंगे कि एग्जाम में पूछ ले तो हम इन्हें बता पाए। ठीक, फिर इसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है जिसमें TCP, UDP और SCTP ये 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें कि TCP और UDP आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पर हम ये दोनों पढ़ेंगे और फिर एप्लीकेशन लेयर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब आप ये समझिए कि ये है आपकी यूनिट 3, ये है आपकी यूनिट 4 और ये है आपकी यूनिट 5। इस तरह से आपको यहाँ से अपनी 5 यूनिट नजर आ रही है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1, दिस इज यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, तो इस यूनिट 4 की हम बात कर रहे हैं, इसमें आज IP वर्जन 4 का हेडर फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से थोड़ी सी पिक्चर आपके दिमाग में मुझे लगता है क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं, चलिए।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नेटवर्क लेयर के बारे में, वो मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े करके थ्योरी में डाले हैं, ताकि आप उन्हें एग्जाम टाइम पे इनके बारे में, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2-2 नंबर में तो बड़ी इजीली बन सकते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़िए, लेकिन अगर थ्योरी लिखने लगेंगे तो थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है। तो कोशिश मैंने की है कि सिर्फ पॉइंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है वो यहाँ पर पॉइंट्स में डाल दें, ताकि आप जब रिवीजन करें तो इन पॉइंट से डायरेक्टली आप एक एक बार भी रीड करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। वैसे तो ये चीज ऐसी है जो एक बार समझ में आ जाएगी तो बार बार आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखो, स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट यूजिंग डेटाग्राम अप्रोच, याद रखना है। क्यों? क्योंकि पैकेट स्विचिंग है। डेटाग्राम अप्रोच क्या कहती थी कि जितने भी डेटाग्राम है वो डिफरेंट रूट को फॉलो करके जाएंगे। हमें पता है, अभी तो हमने पढ़ा कि नेटवर्क लेयर कनेक्शन लेस होती है, कनेक्शन लेस है तो डेटाग्राम अप्रोच यूज होती होगी स्विचिंग में, है ना। पहली चीज हो गई। रिलेट करिए, जो जो आपने पढ़ा उन चीजों को आप कनेक्ट करना अब स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, कम्युनिकेशन कैसा है? कनेक्शन लेस है ना, याद हो जाना चाहिए साथ के साथ। कम्युनिकेशन जो है कनेक्शन लेस है। आईपी जो लेयर है आपकी, नेटवर्क लेयर जो है वो कंप्लीटली कनेक्शन लेस होती है, इस बात को याद रखो। पहले से कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो इंडिपेंडेंट पैकेट्स की तरह जाता है। इंडिपेंडेंट पैकेट मतलब हर एक पैकेट अपना हेडर लेके जाएगा, हर पैकेट डिफरेंट रूट को फॉलो करके जा सकता है और डेस्टिनेशन पर सारे के सारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच सकते हैं, इस चीज को ध्यान रख के चलना है। अब आईपी वर्जन 4 जो है वो अनरिलायबल है। क्यों है भाई? अनरिलायबल नेचुरली होगा क्योंकि कोई कनेक्शन तो है नहीं, है ना। और ये कोई गारंटी नहीं लेता कि ये एरर को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म देगा, ये फ्लो को कंट्रोल करेगा, एक्सेस को कंट्रोल करेगा, इस चीज की कोई जिम्मेदारी ये नहीं लेता। ये अपने से ऊपर वाली लेयर के ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के रखता है। क्योंकि पहले से दूसरी लेयर्स हैं जो इन चीजों को मैनेज करेंगी, ये इंश्योर नहीं करेगा, ये सिर्फ डिलीवरी को इंश्योर करेगा, वो रिलायबिलिटी को इंश्योर नहीं करेगा। जहां कनेक्शन लेस होगा वहां अनरिलायबल सिस्टम होगा, ये बात आप याद रख के चलेंगे, ठीक है। तो IPv4 इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। मेन चीजें हैं जो याद रखनी है। नो एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, हेडर के लिए एरर डिटेक्शन यहाँ पर मौजूद है। मतलब जब आप हेडर ऐड करेंगे तो हेडर में एक चेकसम फील्ड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हेडर में अगर कोई एरर आती है उसको चेक करेगा। डेटा में कोई एरर है उसकी कोई जिम्मेदारी ये नहीं लेगा। डेटा में अगर कोई एरर है तो उसकी जिम्मेदारी ऊपर की लेयर लेगी, ठीक है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हेडर को में अगर कोई एरर आती है तो वो चेक कर सकते हैं आप नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर अगर रिलायबिलिटी चाहिए, मतलब अगर हायर लेवल पर आपको रिलायबिलिटी चाहिए कम्युनिकेशन में, तो आईपी वर्जन 4 जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल्स के साथ कंबाइन करके रखती है। मतलब अपने से ऊपर की लेयर पर जो प्रोटोकॉल है उनसे कहती है कि भाई आप रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करो। इससे ऊपर की लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का के पास दोनों हैं सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोवाइड करेगी तो टीसीपी यूज करेगी, और अगर वो कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करेगी तो वो यूडीपी यूज करेगी। दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड दिस इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो अगर आपको यहां पर रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसमिशन जो है वो रिलायबिलिटी चाहिए, तो आप अपर लेयर पर टीसीपी यूज कीजिए, क्योंकि आपको नेटवर्क लेयर से रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कनेक्शन लेस ही चाहिए, तो आप यूडीपी यूज कीजिए। ये अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी जो होती है बेसिकली, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिलायबल अनरिलायबल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपको आईपी में रिलायबिलिटी ऐड करनी है तो आप इसके ऊपर वाला प्रोटोकॉल टीसीपी यूज कर लीजिए, ये बात यहां पर कह रहे हैं। अब जितने भी डेटाग्राम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली हैंडल होते हैं और वो डिफरेंट रूट को फॉलो कर सकते हैं, जो हमने अभी बात कही। डेटाग्राम एक ही सोर्स, एक ही डेस्टिनेशन को अगर डेटाग्राम्स भेज रहा है तो वो अलग अलग ऑर्डर में भी मिल सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि डिफरेंट रूट फॉलो करके जाएंगे तो नेचुरली जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में मिले जिस ऑर्डर से निकले थे। ऑल्सो सम कुड बी लॉस्ट और करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना, क्योंकि हम एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं कर रहे। डेटाग्राम्स जो निकल रहे हैं वो डेटाग्राम रिलायबल नहीं है ट्रांसमिशन, वो ड्रॉप भी हो सकते हैं बीच में। मल्टीपल रीजंस हैं, कोई कंजेशन हो जाए तो ड्रॉप हो जाएंगे, कहीं बीच में उसमें एरर आ जाए, एरर्ड फॉर्मेट कोई पकड़ ले तब ड्रॉप हो जाएंगे, है ना। और भी बहुत सारे फॉर्मेट के अंदर जो डेटाग्राम फॉर्मेट होगा उसमें हम एक फील्ड सेट करते हैं कि अगर कोई पैकेट एरर्ड हो गया और बाद में बहुत देर एरर्ड, मान लो राउटिंग टेबल में किसी राउटर के कोई गलती आ गई, तो उस केस में वो पैकेट बार बार उस नेटवर्क के ऊपर घूमता ही रहेगा, वो कभी डिलीवर ही नहीं होगा, है ना। तो हम एक फील्ड सेट कर देते हैं कि जब वो 0 हो जाए फील्ड तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाए।
तो इस तरह से जो डेटाग्राम्स हैं वो जरूरी नहीं है पहुंचे, कुछ डेटाग्राम ऐसे भी हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं, पहुंचते ही नहीं है। अब आईपी वर्जन 4 जो है वो हायर लेवल प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस अगर ये जितनी भी दिक्कतें आती हैं ये सब ऊपर की लेयर की जिम्मेदारी है। रिलायबिलिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है ये, ठीक बात है। अब जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि हम आईपी वर्जन 4 जो डेटाग्राम है हमारा उसका फ्रेम फॉर्मेट देख रहे हैं। मतलब ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आया, मतलब क्या है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये बेटा आपका ये नीचे कट गया, यहां लिख देती हूं मैं, दिस इज IPv4 डेटाग्राम फॉर्मेट, हेडर फॉर्मेट। जो हेडर हम एक पैकेट के अंदर ऐड करते हैं नेटवर्क लेयर पर, उसका फॉर्मेट है कि वो किस तरह से यहां पर ऐड होता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी डेटा आया वो डेटा नेटवर्क लेयर पर आके, मान लीजिए ये डेटा आया एज इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर से ये पूरा का पूरा डेटा आया। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है, इस डेटा में अपना हेडर अटैच कर देती है। दिस इज डेटा और पेलोड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, अपने से ऊपर वाली लेयर से जो इसने रिसीव किया पेलोड वो है ये, और साथ में इसने अपना हेडर ऐड कर दिया। दिस इज IPv4 हेडर। इस पैकेट के साथ ये जो ऊपर से डेटा आया उसके साथ ये अपना हेडर अटैच करती है, ठीक है। अब ये जो हेडर है, इस हेडर का हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा जो भी हम बात कर रहे हैं ये हेडर क्या फॉर्मेट होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, तो ये इस हेडर के बारे में सारी की सारी जानकारी है जिसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। पहले तो इस चीज की क्लैरिटी बनाओ कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा दिया वो डेटा यहाँ पर पैकेट बनेगा, उसका कैसे बनेगा, ऊपर का जो है डेटा वो एज इट इज पेलोड फील्ड में जाएगा, है ना। और ये जो ट्रांसपोर्ट, ये जो आपकी नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर वहां पर एक पैकेट बनाएगी और उसमें अपना एक हेडर लगा देगी। अब ये जो है, इस हेडर की बात हम कर रहे हैं, ये कितना है 20 to 60 बाइट्स का ये हेडर हो सकता है। मिनिमम 20 बाइट्स का और मैक्सिमम 60 बाइट्स का ये हेडर है जो कि आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क लेयर ऐड करती है, ठीक है। अब ये जो 20 to 60 बाइट्स का हेडर है उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं उसकी बात यहां पर हम कर रहे हैं। तो अब एक एक करके चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी है, क्या 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 चीजें हैं जो ऑब्जर्व करनी है। देखो ये हेडर है, जैसे हम अभी ने बताया कि ऊपर की लेयर से डेटा आया और साथ में हेडर आया, ठीक बात है। अब ये जो हेडर है ये मिनिमम 20 और मैक्सिमम 60 बाइट्स का हो सकता है। कुछ चीजें बिल्कुल मेमोराइज करनी है, ये हेडर फॉर्मेट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसमें कोई भी चीज आप आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। जहां जितनी बिट जितनी बाइट्स लिखी हैं वहां आपको एज इट इज एग्जाम में इसको लिख के आना है, पूरा का पूरा ये ड्रॉ करके आना है, इनको लिख के आना है, इंपॉर्टेंट है। हेडर फॉर्मेट आप पूरे सब्जेक्ट में जहां भी पढ़ते हैं आपको मेमोराइज करके चलने हैं, ठीक है। अब और ये वैसे भी जो बच्चे आगे फर्दर गेट की तैयारी करेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। हालांकि AKTU में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे क्योंकि दोनों नंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या क्या फील्ड्स हैं। एक चीज तो ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर जितनी भी रोज हैं ये 32 बिट्स की हैं। देखो कितनी है, 4 4 8 और 8 16 और 16 32। ऐसे ये 16 + 3 19 + 13 32 बिट्स। तो 32 बिट्स ऐसे 32 to 32 है ना। इतनी नंबर ऑफ बिट्स यहां से जब आप ले, और ये जो सोर्स IP है ये भी 32 बिट का होगा और ये भी आपका 32 बिट का होगा, है ना। तो अब लगा लो ये कितने बिट्स हो गए, 32 बिट मतलब आपके 4 बाइट है ना, 4 बाइट ये हो गए, 4 बाइट ये हो गए। तो 1 2 3 4 5, तो 4 बाइट्स को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20 बाइट्स। ये देखो ये कितना है 4 बाइट, दिस इज 4 बाइट, तो यहां लिख देती हूं मैं, दिस इज पूरा, ये पूरा का पूरा 4 बाइट है ना। इस पूरे फील्ड की बात कर रही हूं, ये 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट। अब जरा ध्यान से समझना है इस बात का क्या मतलब है, ये भी 4 बाइट और ये भी 4 बाइट। तो 4 4 बाइट के ये 5 रोज आपको नजर आ रही हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए 4 5 20, तो कितने बन गए ये 20 बाइट्स।
तो 20 बाइट्स का तो मिनिमम हेडर होगा ही। यहां से लेके यहां तक के ये जितने भी फील्ड आपको नजर आ रहे हैं, यहां से यहां तक के, ये तो इस हेडर को ओपन करके दिखा रखा है। जो पैकेट बना, ये पूरा पैकेट है, इस पैकेट में डेटा है, डेटा की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ये डेटा अलग है। ये हेडर है 20 to 60 बाइट्स का, जिसको ओपन यहां किया हुआ है। और ये जो हेडर है, इसमें यहां से लेके यहां तक के जितने भी फील्ड हैं, ये सारे मैंडेटरी फील्ड हैं। और इसके नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ये ऐड ना भी करें तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंडेटरी का मतलब क्या है कि मिनिमम इतना, ये सारी चीजें मिनिमम 20 बाइट्स हैं। और अगर हम इस हेडर के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि हम ऑप्शन में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम ऑप्शन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। और अब आपसे कोई पूछ ले मैक्सिमम कितने बाइट का ऑप्शन हो सकता है, तो मिनिमम 20 से लेके 60 तक का आपका ये हेडर फॉर्मेट होता है। तो अगर 20 बाइट का आपने मिनिमम ये बना लिया, तो मैक्सिमम 40 बाइट्स के ऑप्शंस आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो हेडर है मिनिमम 20 बाइट का होगा, जो कि इसी से बन गया, इसी से 20 बाइट्स बन गए। 20 बाइट्स मतलब 160 बिट्स, तो आप इन्हें सबको ऐड करेंगे 160 बिट्स आ जाएगा। ये पूरे के पूरे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। और ऑप्शनल फील्ड जो है उसमें मैक्सिमम 40 बाइट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है हेडर में लगाने। सर्विसेज अगर रिक्वायर्ड है तो आप लगाएं, वरना ना लगाएं। लेकिन 60 बाइट से बड़ा हेडर नहीं हो सकता। 40 बाइट से ज्यादा जो है आपके एड्रेसेस, जो आपका हेडर का जो साइज है वो नहीं हो सकता, पहली चीज। और दूसरा 20 से कम भी नहीं हो सकता, 20 बाइट से छोटा हेडर नहीं हो सकता, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें तो मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अब एक एक करके एक एक फील्ड को डिस्कस करते हैं कि कौन सा फील्ड क्या काम करता है। ठीक है, तो चलो मैं जरा इस स्लाइड को कॉपी करती हूँ और बाकी पूरी स्पेस बना लेती हूँ आपके इस पे, जिससे कि हम इसके ऊपर कुछ लिख भी सकें। ठीक है बेटा, देखिए चलिए। चलिए इस स्लाइड की बात करते हैं। देखिए, चलिए एक एक फील्ड करके एक एक फील्ड हमें डिस्कस करना है, उसके बारे में बात करेंगे। चलो, सबसे पहले क्या आया हमारा, वर्जन फील्ड आया है ना। सबसे पहले हमारा फील्ड है वर्जन फील्ड। हाँ जी, तो वर्जन क्या कहता है, वर्जन ये कहता है, हाँ देखो बेटा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला फील्ड क्या है, वर्जन, VER, 4 बिट का फील्ड है। ये बात याद रखनी है, कौन सा फील्ड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। 4 बिट का फील्ड है। 4 बिट का मतलब क्या हुआ, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वर्जन में। अगर मैं वर्जन फील्ड की बात करूं तो 4 बिट्स की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 अप टू 1 1 1 1, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है वर्जन की, है ना। तो अब इन वैल्यूज में से 4 की क्या वैल्यू है आपकी, दिस इज 0 0 1 1 एंड 0 1 0 0। चलो इस तरह से लिख लो, दिस इज 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 एंड सो ऑन। चलो यहाँ से 0 1 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1 1 1 0 0 0 एंड सो ऑन अप टू 1 1 1 1। ठीक है, ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं वर्जन के, 4 बिट्स हैं। अब देखो, इन सारे ऑप्शंस में से जो वैलिड है वो ये है। अभी फिलहाल हम कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं, IP वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, IPv4 की बात कर रहे हैं। तो IPv4 की बात मतलब 4th वर्जन, वर्जन 4। वर्जन 4 की जो डेसिमल वैल्यू वो क्या है, ये है 4। तो इसका मतलब ये जो 4 बिट है, ये वाली 4 बिट जो है वो सेट कर दी जाती है। ये 4 बिट की वैल्यू 0 1 0 0 पे सेट कर दी जाती है। दिस इज द डेसिमल वैल्यू, द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बिट फील्ड रिप्रेजेंटेशन इज 4। अब इन फ्यूचर जब हम IPv6 की बात करेंगे तो वहां जो वर्जन फील्ड होगा उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। 6 होगी तो क्या होगी, ये हो जाएगी।
दिस इज फॉर IPv6, ये IPv4 के लिए हो गया वर्जन 4। ये देखो 6 जो वैल्यू है वो IPv6 के लिए हो जाएगी। फिलहाल बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज अभी अनयूज्ड रखी हुई हैं, आगे अगर कुछ वर्जन आते हैं तो वहां पर ये यूज कर लेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो ये पर्पज है बेसिकली, आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि IP वर्जन 4 है, इसलिए यहाँ पर जो 4 की वैल्यू है वो इन 4 बिट्स में आ जाएगी। मुझे लगता है ये बात तो सही समझ में आ गई होगी। अब आ जाती है आपकी हेडर लेंथ। हेडर लेंथ का मतलब क्या है कि ये जो हेडर है, इस हेडर का साइज कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हेडर, है ना। अब 4 बिट का फील्ड है, 4 बिट का फील्ड जो है इससे मैक्सिमम आपको कितनी लेंथ मिल सकती है। देखने में ऐसा लग रहा है 4 बिट का फील्ड है तो इसका मतलब 2 की पावर में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी चीज की बात करूं, देखो अगर मैं इसकी 2 की पावर में बात करूं, देखो हेडर लेंथ, है ना। 4 बिट का मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 16। भाई 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16। अगर 4 बिट से आप हेडर की लेंथ बता रहे हो तो वो तो 16 तक ही बता सकती है। तो जबकि आप कह रहे हो कि 20 से लेके 60 बाइट्स तक का आपका हेडर है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर जनरेट होती है उस वैल्यू को आप हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 बाइट वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर लिखा होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि 2 की पावर 4 का मतलब है 0 से लेके 2 की पावर 4 मतलब 16, दैट मीन्स 0 to 15। इस बात का यही तो मतलब है। 2 की पावर 4 का मतलब है 16 टोटल लेंथ, तो 0 से 15 तक की लेंथ हो सकती है। 0 लेंथ कब होगी हेडर की, जब हेडर ही नहीं होगा, जब कोई पैकेट ही नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ अ पैकेट इट्स वैल्यू इज 0, है ना। नहीं तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 15, है ना। अब आप ये देखो 0 से 15 तक का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 15। अब मुझे बताओ अगर क्या 0 इसकी लेंथ हो सकती है, हेडर लेंथ की वैल्यू यहाँ पर h लेंथ की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। देखो यहाँ पर ये चेक है, मतलब पहली बार ये वो वैल्यू है हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू अगर हम 5 सेट कर दें तब हमें 20 बाइट जो है वो जनरेट हुआ। इसका मतलब 0 से लेके 4 तक अनयूज्ड हैं, वी कैन नॉट यूज देम। हेडर लेंथ की जो वैल्यू है 4 बिट में जो शुरू की 0 0 0 0 0 0 0 1 जो 5 वैल्यूज हैं 0 से लेके 4 तक की, वो यूज नहीं हो सकती, है ना, बेकार है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू 5 आएगी तो उस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे के अगर हम बढ़े इसी चीज में तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी तो हेडर लेंथ इसकी हो सकती है अप टू। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, तो मैक्सिमम 60 बाइट्स तक का आपका हेडर हो सकता है। तो यहां से लेके यहां तक की वैलिड हेडर लेंथ आपकी है, मिनिमम 20 बाइट्स, मैक्सिमम 60 बाइट्स। तो अब आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या? ये HLEN फील्ड जो है ये हेडर की लेंथ बताता है, नाम से ही पता चल रहा है HLEN, हेडर लेंथ। किसकी लेंथ? सिर्फ हेडर की लेंथ। 4 बिट का फील्ड है, टोटल 0 से लेके 15 तक की इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। शुरू में 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज इसकी इनवैलिड होती हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम 20 बाइट्स का आपको हेडर चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको हेडर की लेंथ मिल जाएगी, पहली चीज। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, ये फील्ड क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, वर्जन क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है। देखिए जब आप इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, सोर्स से पैकेट आगे निकला, अब वो जितने भी अलग अलग नेटवर्क से होके जाएगा, कोई जरूरी नहीं है ना कि सेम नेटवर्क में ही रहे, डिफरेंट नेटवर्क्स को फॉलो करेगा। अगर मान लो आगे की फर्दर कोई राउटर है या कोई और है जो कि IPv4 यूज ना करके IPv6 पे काम करता है ना, तो वो प्रोटोकॉल का वर्जन चेक कर लेगा। अगर वर्जन सेम नहीं होगा तो वो पैकेट को, उसको क्या एक्शन लेना है उस पैकेट के ऊपर, उसके वर्जन से उसे पता चल जाएगा। अगर सेम वर्जन मतलब IPv4 पे काम नहीं करता, वो V6 पे काम करता, तो V4 के पैकेट को वो ड्रॉप कर दे। ठीक है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि डेटा को रिसीव करने से पहले हेडर पहले मिलेगा, तो हेडर में सबसे पहले वर्जन मिलेगा। वर्जन IPv4 होगा तो वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेगा अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अब
हेडर की लेंथ की क्या रिक्वायरमेंट है, बतानी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो रिसीवर है उसको नहीं पता, देखो हेडर की लेंथ वेरिएबल है, अगर फिक्स होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 20 से लेके 60 बाइट तक का हेडर हो सकता है। एक्चुअली जो रिसीवर है उसे डेटा चाहिए, तो उस रिसीवर को ये पता कैसे चलेगा कि डेटा की लेंथ कितनी है? जो ओवरऑल पैकेट की लेंथ है उसमें से हेडर की लेंथ हटाएगा, तब उसे पता चलेगा कि अच्छा इतने बाइट का डेटा इस पैकेट के अंदर है। तो हेडर की लेंथ जान के वो ये वो डेटा को अलग से, डेटा और हेडर को सेपरेट कर सकता है। ठीक है, इन दोनों प्रोविजंस के लिए ये काम होते हैं। अब फिर आ जाती है आपकी डीएसबीस, दिस इज डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। इस फील्ड की बात करते हैं। ये दो फील्ड मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। देखिए बेटा, वर्जन फील्ड क्या करता है? दिस इज अ 4-bit फील्ड, इट डिफाइंस द वर्जन ऑफ द IPv4 प्रोटोकॉल। करंटली द वर्जन इज 4, हाउएवर वर्जन 6 में टोटली रिप्लेस वर्जन 4 इन द फ्यूचर। मैं लिख देती हूँ, वर्जन 4 जो है इसकी वैल्यू 0100 होती है, वर्जन 6 आएगा तो इसकी वैल्यू 0110 शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिक्स्ड है। अब ये फील्ड क्या बताता है आईपी सॉफ्टवेयर को? कि मशीन दैट द डेटाग्राम हैज द फॉर्मेट ऑफ वर्जन 4। ये पता चलता है कि ये जो डेटाग्राम है ये वर्जन 4 का डेटाग्राम है। अब अगर मशीन जो है वो कोई दूसरा वर्जन यूज कर रही है तो फिर डेटाग्राम जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है रादर देन इंटरप्रेटेड इनकरेक्टली। गलत गलत समझने की बजाय, क्योंकि फॉर्मेट अलग है। मान लो मैंने ये डेटा भेजा, मैंने IPv4 डेटाग्राम हेडर फॉर्मेट बना के भेजा, जिस बंदे को मेरा डेटा मिला वो IPv4 का फॉर्मेट जानता ही नहीं है, तो क्या वो इस पैकेट का हेडर सेपरेट करके प्रॉपर्ली समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो वो क्या करेगा कि भैया मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो वर्जन वो चेक करेगा, वर्जन अगर उसका कंपैटिबल होगा IPv4 IPv6 जिस पे भी वो काम कर रहा होगा, अगर सेम होगा तो वो रिसीव करेगा, इंटरप्रेट कर लेगा, नहीं तो इनकरेक्टली रिसीव करने के बजाय वो उसको पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, इतनी बात हम कर रहे थे। फिर हेडर लेंथ फील्ड की बात कर रहे हैं। 4-bit फील्ड का है जो कि टोटल लेंथ बताता है डेटाग्राम के हेडर की। 4 बाइट वर्ड्स, इस बात का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई ऑप्शंस नहीं होते तो हेडर की लेंथ 20 बाइट्स होती है, और जब ऑप्शंस कुछ ऐड होते हैं तो 20 से लेके 60 बाइट्स तक के बीच में कुछ भी इसकी जो लेंथ है वो हो सकती है। जैसे कि 5 है तो 20 बाइट्स मिनिमम, और मैक्सिमम है तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। किस तरह बनेगा मैंने यहाँ आपको ये एग्जाम्पल से पूरा बता दिया, कहाँ अनयूज्ड है, कहाँ पर ये हेडर लेंथ वैलिड लेंथ है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आ जाती है आपकी डिफरेंट डीएस, जिसकी हम बात कर रहे थे। दीज आर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ये जो फील्ड है ये 8-bit का फील्ड है। पहले इसको सर्विस टाइप कहते थे, अब रिसेंटली जब ये मॉडिफिकेशन हुए तो इसको डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का नाम दे दिया गया। ये पहला वाला फील्ड है, मतलब इसकी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है, इस तरह से इसको समझा जाता था। अब इन 8 बिट्स की कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम में जब आप लिख के आएंगे तो जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप वहां पर लिख के आना। ठीक है बेटा, इसकी देखो, अगर हम सर्विस टाइप की तरह इस फील्ड को देखते थे पहले, तो ये जो पहली 3 बिट्स थी ये प्रायोरिटी का काम करती थी, प्रेसिडेंस सेट करती थी किसी भी पैकेट की। कितनी 3 बिट है? 3 बिट का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंस 0 से लेके 111 तक, मतलब 0 से लेके 7 तक आप किसी भी पैकेट की प्रेसिडेंस को सेट कर सकते हो। अब ये प्रेसिडेंस का क्या मतलब है भाई? कुछ पैकेट नेटवर्क में ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, जो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। कुछ डेटाग्राम ऐसे हैं जो अगर डिलीवर ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है उन जो पैकेट्स हैं उनको पहले प्रोसेस किया जाता है। जो लो प्रायोरिटी पैकेट्स हैं, अगर कहीं मान लो नेटवर्क में कंजेशन हो गया और आप पैकेट्स को होल्ड नहीं कर सकते और आपको कुछ पैकेट डिस्कार्ड करने पड़ रहे हैं नेटवर्क से, तो जिनकी प्रायोरिटी हाई है आप उनको डिस्कार्ड नहीं करते, लो प्रायोरिटी वाले पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये जो सर्विस टाइप है इसकी पहली 3 फील्ड्स जो हैं, 3 बिट्स जो हैं वो प्रेसिडेंस सेट करने के लिए यूज होती थी। फिर आ जाती हैं आपकी 4 बिट्स DTRC। इनका क्या मतलब है? D फॉर डिले। देखो D स्टैंड फॉर डिले, अभी मैं आगे बता दूंगी, आगे लिखने की स्पेस है। दिस इज डिले, दिस इज थ्रूपुट, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये क्या है? ये है अनयूज्ड, दिस इज अनयूज्ड। ये जो लास्ट बिट है इसको किसी भी पर्पस, किसी सर्विस के लिए अभी तक यूज नहीं किया। ये 4 सर्विसेज हैं। ये क्या कहती हैं कि भाई हमें ये पैकेट डिलीवर करना है लेकिन डिले कम से कम होना चाहिए। पैकेट के हेडर में ही आपने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस पहले से बुक कर दी, बता दिया कि भाई डिले कम से कम होना चाहिए इस पैकेट में, पहले से सेट करके भेजा। अगर आपने T सेट किया हुआ है, ये बीट सेट है 1 है, तो इसका मतलब है थ्रूपुट हमें हाई चाहिए। R अगर सेट है तो इसका मतलब हमें रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब ये जो पैकेट है ये इंपॉर्टेंट पैकेट है, इसकी जो डिलीवरी है वो 100% इंश्योर होनी चाहिए। फिर C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, मतलब कि आप ऐसा रूट फॉलो करें कि कम से कम
अमाउंट ऑफ कॉस्ट इसमें आए, चाहे वो आप प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लो, टाइम ले लो, या फिर आप ये समझ लो कि कम से कम राउटर्स इसे प्रोसेस करें, है ना, कम से कम टाइम लगे इसको पहुंचने में डेस्टिनेशन तक। तो ये 4 फील्ड जो होते हैं ये बेसिकली टीओएस टाइप ऑफ सर्विस होते हैं। किस टाइप की सर्विस आपको चाहिए, आपको कम डिले चाहिए, कम थ्रूपुट चाहिए, ज्यादा थ्रूपुट चाहिए, ज्यादा रिलायबल चाहिए, कम कॉस्ट चाहिए, तो आप इन बिट को 1 या 0 सेट कर सकते हैं। 1 सेट करते हैं तो वो सर्विस आपको चाहिए, 0 सेट करते हैं तो वो सर्विस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, अगर आप इस तरह से इसको नहीं देख रहे, अब डिफरेंशिएटेड सर्विसेज में किस तरह देखा जाता है, लास्ट की जो 2 बिट्स हैं उनको अनयूज्ड रख देते हैं। कई बार ये कंजेशन को इंटीमेट करने का भी काम करती हैं, उस बात की बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको। आप फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये यूजुअली सर्विस टाइप में अनयूज्ड मान ली जाती हैं। और ये जो 6 बाइट का कोड पॉइंट है, इसकी जो ये लोअर बिट्स हैं, ये जो राइट मोस्ट 3 बिट्स हैं, अगर ये राइट मोस्ट 3 बिट्स देखो, अगर ये बिट्स जो हैं ये 0 हैं, तो उस केस में ये क्या बन जाता है, ये 3 बिट का फील्ड जो है ये प्रेसिडेंस की तरह काम करता है, जैसा कि यहां पर आपने प्रेसिडेंस फील्ड देखा था। अगर ये बिट 0 है तो ये प्रेसिडेंस बिट की तरह काम करता है, और अगर ये तीनों बिट 1 है तो फिर उस केस में ये सारी की सारी बिट मिलके टोटल 64 सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक बात है, टोटल आपको 64 सर्विसेज ये प्रोवाइड कर देती हैं। तो इस तरह से आपको इस फील्ड को बस हल्का सा मेमोराइज करके रखना है। अब कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, पूरी उसकी बड़ी टेबल है, वो आपको बिल्कुल मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी लिखने के लिए। ठीक है, तो सर्विस टाइप क्या हो गया, देखो प्रेसिडेंस क्या है, 000 से 111 तक। प्रायोरिटी बताती है डेटाग्राम की, कंजेशन अगर है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, दूसरे वाले को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब टीओएस बिट्स की बात क्या बताई, डी फॉर डिले, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आगे आप लोग इसे रिवाइज कर सकें। डी फॉर डिले या मिनिमम डिले इज इक्वल टू 1 फॉर मिन डिले, है ना। दिस इज इक्वल टू 1 फॉर मैक्स थ्रूपुट, मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए तो इसको 1 सेट करो। अगर आर को 1 सेट कर दिया तो मैक्सिमम रिलायबिलिटी, है ना। और अगर कॉस्ट को 1 सेट कर दिया तो इसका मतलब मिनिमम कॉस्ट। ये सारी फंक्शनलिटीज आपने पहले से डिसाइड करके छोड़ दी, बता के छोड़ दी, भाई ये सारी सर्विसेज हमें चाहिए। अब जो पहली डिफरेंशिएटेड सर्विसेज की बात करें तो देखो वही चीज लिखी है कि जब राइट साइड वाली 3 जो बिट्स हैं वो 0 हैं तो लेफ्ट वाली बिल्कुल प्रेसिडेंस बिट्स की तरह काम करती हैं। अगर 3 राइट वाली नॉन 0 हैं तो सारी की सारी 6 बिट मिलके 64 सर्विसेज बनाती हैं जो कि प्रायोरिटी असाइनमेंट का काम करती है। इससे ज्यादा आपको वो टेबल रन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो स्लाइड में भी इंक्लूड नहीं की। ठीक है, फिर आपका आ जाता है टोटल लेंथ फील्ड। अब ये देखिए, अब हम हेडर फॉर्मेट पे वापस आ रहे हैं। देखिए बेटा, ये वाला फील्ड है टोटल लेंथ। ये फील्ड का क्या काम है, टोटल लेंथ का मतलब हेडर लेंथ प्लस डेटा, है ना। टोटल हेडर लेंथ प्लस डेटा। टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है कि ये हेडर बता देता है कि टोटल लेंथ इस पैकेट की कितनी है, ये जो डेटाग्राम है उसकी पूरी लेंथ कितनी है। हेडर प्लस डेटा दोनों चीजें मिलकर टोटल लेंथ बनाती हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, 16 बिट्स का ये फील्ड है, तो अगर आप 16 बिट का फील्ड यूज कर रहे हो तो टोटल लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, चलिए उसी स्लाइड पे चलते हैं जहां टोटल लेंथ है, वहीं पर ऐड कर देंगे इसको। तो देखिए टोटल लेंथ का मतलब है, यहाँ पर लिखा है यस, टोटल लेंथ ऑफ IPv4 डेटाग्राम इज लिमिटेड टू इतनी। क्यों, क्योंकि 16 बिट का फील्ड है। 16 बिट का मतलब क्या हुआ, 2⁻16 - 1, 0 से लेके 2⁻16 - 1, मतलब 0 से लेके 65535 यहां तक की इसकी लेंथ हो सकती है मैक्सिमम। इतने बाइट्स, है ना, इतने बाइट्स का, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर दी है वो बाइट्स की फॉर्म में आपको मिलेगी। इतने बाइट का टोटल हेडर जो है वो हो सकता है। अब हमें पता है इसमें से मिनिमम 20 बाइट्स का तो हेडर है, 20 to 60 बाइट का हेडर हो सकता है। हम ये मान लें कि कम से कम 20 बाइट का अगर हेडर है तो इसका मतलब 65515, मतलब इसमें से 20 माइनस कर दो आप, तो कितना बचा, 65515। मैक्सिमम डेटा जो हो सकता है एक पैकेट का वो इतने बाइट्स हो सकता है ना। मैक्सिमम इतना डेटा आपका ये वाला जो पैकेट है ये कैरी कर सकता है, क्योंकि इसमें से 20 बाइट का हेडर भी होगा, तो 20 बाइट्स निकाल दो तो 65515 बाइट्स का आपका खाली डेटा रह जाएगा। तो टोटल लेंथ फील्ड क्या कहता है कि आपका ये जो पूरा का पूरा पैकेट है, डेटाग्राम है, उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है। ठीक बात है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए
अब ये 3 फील्ड्स आते हैं आपके, देखिए मैं पहले हेडर में दिखाती हूँ इस चीज को, यहाँ पर देखिए ये आपके 3 फील्ड आते हैं, ये इन सब के बारे में हमने बात कर ली। अब ये आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये तीनों के तीनों फील्ड, अगर हम किसी पैकेट का फ्रेगमेंट बना रहे हैं, अगर उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तब ये तीनों फील्ड का रोल आता है। इनको हम अभी पहले मैं डेटाग्राम फॉर्मेट की बात करूंगी, उसके बाद हम सेपरेटली ये फ्रेगमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑल दीज फील्ड्स आर रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन, ठीक। उसके बाद इन फील्ड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल और हेडर चेकसम। इनको पहले कवर अप करते हैं, फिर फ्रेगमेंटेशन पे आएंगे, क्योंकि वहां आपको बहुत सारे एग्जांपल्स से वो चीज समझ में आएगी। तो देखिए ये जो 3 फील्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये तीनों के तीनों फील्ड जो हैं, दीज आर रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। और अभी हम इनके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सीक्वेंस में हम चलते हैं, ठीक है। अब अगला फील्ड आता है आपका टाइम टू लिव। टाइम टू लिव फील्ड क्या कहता है कि कितनी देर, देखो बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया 8 बिट्स का आपका टाइम टू लिव प्रोटोकॉल, ये जो फील्ड है ये 8 बिट्स का होता है। क्या कहता है, जैसे मान लो सोर्स ने कोई पैकेट भेजा है ना, कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन तक जाते जाते कहीं नेटवर्क में कंजेशन हो गया, और या कंजेशन हो गया, या फिर तो जो पैकेट है वो बहुत देर तक नेटवर्क के ऊपर है। दूसरा रीजन, कहीं जो बीच का इंटरमीडिएट राउटर है, वो राउटर जो है उसकी जो राउटिंग टेबल है, भाई क्या होगा आगे फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट को, हर एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल को कंसल्ट करता है। अगर राउटिंग टेबल में कहीं कोई एरर आ गई, तो जितनी वो कई बार क्या होगा, मल्टीपल राउटर्स की राउटिंग टेबल में एरर आ गई, तो वो पैकेट जो होगा ना, वो गलत गलत रास्ते हर बार भेज दिया जाएगा, तो वो कभी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं, नेटवर्क में घूमता रहेगा, और वो नेटवर्क में घूम के अननेसेसरी का ट्रैफिक क्रिएट करेगा। तो आईपी वर्जन 4 में एक फैसिलिटी है जिसमें कि जो लाइफ है, जो टोटल टाइम टू लिव, टीटीएल फील्ड का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में भी कह देते हैं टीटीएल। इस फील्ड का मतलब है टाइम टू लिव, कितनी देर तक वो जो पैकेट आपने दिया, वो पैकेट कितनी देर तक नेटवर्क पर एग्जिस्ट करेगा, और कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है ना, जिससे कि हम अननेसेसरी का ट्रैफिक जो है उसे अवॉइड कर सके। अब कैसे पता चलेगा कि क्या फील्ड सेट करें, तो जनरली क्या होता है कि जितने राउटर्स बीच में हैं, मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में अप्रोक्सीमेटली जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट रूट, मैक्सिमम बैडेस्ट, मतलब सबसे बुरी से बुरी डिलीवरी के केस में भी अगर ओवरऑल नंबर ऑफ राउटर जितने क्रॉस करके वो जाएगा, उससे डबल वैल्यू आप टीटीएल फील्ड की सेट करके छोड़ दो। अब हर बार क्या होगा, जैसे ही वो पैकेट जो है वो निकलेगा, मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये सोर्स है, सोर्स से मल्टीपल राउटर्स से होके ये देखो ये मल्टीपल राउटर्स है, मान लो नेटवर्क है, और वो डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुंचे, मान लो वो यहीं पर कहीं घूमता रहे, तो टीटीएल फील्ड क्या होता है, हर एक यहां पर जब वो आएगा तो जितने राउटर वो विजिट करता जाएगा, उतने राउटर उसकी जो टीटीएल फील्ड की वैल्यू है उसमें -1 करते चले जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ पर 10 सेट कर दी उसकी वैल्यू, टीटीएल की वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेट की, तो इसका मतलब है कि पहले राउटर के पास ये जाएगा तो इसकी वैल्यू ये 10 से 9 हो जाएगी, दूसरे को विजिट करेगा तो 8 हो जाएगी, हर एक राउटर इसकी वैल्यू को -1 करेगा, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ही टीटीएल की वैल्यू 0 है, मान लो किसी राउटर ने पैकेट रिसीव किया और उसने देखा इसका टाइम टू लिव फील्ड जो है उसकी वैल्यू 0 है, तो वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो अननेसेसरी ट्रैफिक या कंजेशन क्रिएट होने से बचाने के लिए टाइम टू लिव जो फील्ड है इसको हम सेट करते हैं। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। और किस चीज में यूज हो सकता है, मान लो सोर्स ये चाहता है कि ये मैं पैकेट जो भेज रहा हूं, ये पैकेट मेरे नेटवर्क से बाहर ही ना निकल पाए, मतलब जिस नेटवर्क में मैं हूं उसी नेटवर्क में रहे, जैसे ही ये लास्ट वाले राउटर तक पहुंचे जो कि इसे दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, बाहर ले जा सकता है मेरे नेटवर्क से, ये पैकेट ड्रॉप हो जाए, तो उस केस में वो अपने नेटवर्क के हिसाब से उसका टाइम टू लिव जो फील्ड है उसको सेट कर देता है। मतलब लास्ट राउटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो टाइम टू लिव होती है, जो बिट्स होती हैं वो 0 हो जाती हैं, जिससे कि वो फर्दर वो प्रोपेगेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आईपी वर्जन 4 का जो हेडर है वही मल्टीपल फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये सारी की सारी थ्योरी इसके बारे में लिखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर प्रोटोकॉल, अगला फील्ड जो है 8 बिट का, वो है आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। टीटीएल फील्ड भी आपका 8 बिट का ही है, 8 बिट का टीटीएल फील्ड और 8 बिट का आपका है प्रोटोकॉल। ये क्या कहता है कि ये जो आईपी डेटाग्राम आपको मिला है, ये कौन से ऊपर हायर लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर आप टीसीपी यूज कर रहे हैं, ईडीपी यूडीपी यूज कर रहे हैं, एचटीटीपी यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल आप हायर लेयर पर यूज कर रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को बताने के लिए ये फील्ड होता है। अब इसके लिए भी एक पूरी की पूरी
आपकी टेबल है जिसमें कि अलग अलग वैल्यूज हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। ये अगर आपको IPv4 का प्रोटोकॉल डेटाग्राम पूछा जाता है तो उसमें आपको पूरी टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना चाहिए कि ये हायर लेवल प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, ठीक है। अननेसेसरी उसको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आ जाता है आपका चेकसम। चेकसम का काम क्या है? एरर डिटेक्शन के लिए कितना है, 16 बिट का चेकसम हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अभी हमने क्या बात की कि आपका जो नेटवर्क लेयर है वो तो एरर कंट्रोल प्रोवाइड ही नहीं करता, वो एरर डिटेक्शन तो करता ही नहीं है, तो फिर ये चेकसम कैसे आ गया? भाई ये जो चेकसम है ये डेटा में एरर को चेक नहीं करता, ये जो चेकसम है ये सिर्फ और सिर्फ हेडर चेकसम है। मतलब जब एक यहां से आपने कोई किसी पैकेट को भेजा, मैंने ये डेटाग्राम यहाँ जो बनाया रखा था इसमें देखते हैं, यहां से मैंने डेटा को भेजा, जब यहां से यहां वो पहुंचा पैकेट, तो वो यहाँ पर हेडर को खोल के उस अब अलग अलग तरह से जा सकता है। भाई अगर ऐसा एक बार बताओ, ये हेडर क्या होता है? मान लो आपने कोई लेटर लिखा, तो जो आप लेटर लिख रहे हैं या जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन या आप कोई एप्लीकेशन आपने लिखी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने एक पेपर पे लिखी, फिर आपने उसे एक एनवलप के अंदर पैक कर दिया और एनवलप के ऊपर डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख दिया जहां पर आपको उस पैकेट को भेजना है, एड्रेस लिख दिया आपने। अगर वो जो एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा है, वो एनवलप के ऊपर जो भी डिटेल लिखी है वो क्या है? हेडर। हेडर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि उस पैकेट के बारे में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है, जो पहले मिलेगी उसके बाद आप खोल के डेटा को लेंगे, है ना। अब उस हेडर में ही अगर कोई गलती हो गई, अगर वो एड्रेस ही गलत हो गया, तो वो पैकेट कभी भी अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वो जिसे भी मिलेगा, जिस भी इंटरमीडिएट नोड को मिलेगा, वो हमेशा क्या करेगा? चेकसम फील्ड को निकालेगा, मतलब उस पूरे के पूरे हेडर का चेकसम कैलकुलेट करेगा और उसके हेडर में जो चेकसम की वैल्यू होगी उससे मैच करके देखेगा। अगर मैच हो गई वैल्यू तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है हेडर में, हेडर ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू मैच नहीं होती तो इसका मतलब देयर मस्ट बी एन एरर इन द हेडर ऑफ द पैकेट। तो इसका मतलब हेडर करप्ट ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये चेकसम फील्ड है। ये बात याद रखनी है, डेटा को ये चेक नहीं करता, ये सिर्फ हेडर को चेक करता है कि इज देयर एनी एरर इन द हेडर ओनली, ठीक है बेटा। तो हेडर को अगर हेडर सही है तो फिर वो आके उसको रिसीव कर लेता है पैकेट को। चलिए, तो ये मेन कुछ फील्ड्स थे जिनके बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद आ गया आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या? 32 बिट का आईपी एड्रेस, और 32 बिट का आईपी एड्रेस ये सोर्स के लिए और डेस्टिनेशन के लिए ये अपने हेडर में ऐड कर देता है, ताकि वो सोर्स और जो डेस्टिनेशन है वो यूनिकली इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाई हो सके। ठीक बात है। अब इसके आगे जो फील्ड्स हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस एंड पैडिंग है। पैडिंग मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ऑप्शन फील्ड ही आप इसको समझ सकते हैं। वो मल्टीपल टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अभी उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ताकि एग्जाम में अगर कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपसे कुछ पूछ ले तो आप उसे इंटरप्रेट कर पाए। बड़ा इजी होता है, आप लोग छोड़ के ना आए उसे। देखिए, एक IPv4 पैकेट मिला जिसकी पहली 8 बिट्स ये है, तो क्या पूछा गया है? रिसीवर डिस्कार्ड करेगा पैकेट को, क्यों? ऐसा भी पूछा जा सकता था, रिसीवर रिसीव करेगा या डिस्कार्ड करेगा। तो देखो, पहली 8 बिट्स का मतलब क्या है? पहली 4 बिट क्या होती हैं भाई? याद करो जरा। फर्स्ट 4 बिट्स आर वर्जन, है ना, एंड नेक्स्ट 4 बिट्स आर हेडर लेंथ, एच लेंथ। तो वर्जन क्या है? 0400। ये तो सही है, ये तो IPv4 के लिए है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 0100 का मतलब क्या हुआ? इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या आई? 8421। ये तो 2 है, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 बाइट्स। तो क्या किसी वैलिड हेडर की लेंथ 8 बाइट्स हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये जो 2 था ये तो इनवैलिड था, अनयूज था। मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए यहाँ हेडर लेंथ की। तो इसलिए रिसीवर जो है जब इस पैकेट को देखता है तो वो इसको डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि जो हेडर की लेंथ है ये इनवैलिड है। ठीक है, देख के पता चल गया हमें। इस तरह से ये इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। तो छोटे छोटे सी प्रॉब्लम्स हैं जो पूछी जा सकती हैं। जैसे एक IPv4 पैकेट है, हेडर लेंथ जो है वो 1000 है। इसका क्या मतलब हुआ कि हेडर की जो लेंथ है 1000 ये लिखा हुआ है, मतलब 8। तो मतलब 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना हो गया? 32 बाइट्स का हेडर है। क्या ये सही है? सही है। क्यों? क्योंकि ये 20 से लेके 60 बाइट्स के बीच में है, तो ठीक है। 20 to 60 बाइट्स होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग कैरीड बाय दिस पैकेट? बताओ, 20 बाइट्स का मिनिमम होना चाहिए। तो 20 बाइट्स तो फिक्स थे हमारे, सारे के सारे फील्ड जो भी हमने पढ़े। बचे हुए कितने बाइट हैं? 12 बाइट। तो क्या मतलब ऑप्शंस कितने होंगे? 32 माइनस, सॉरी,
हाँ 32 माइनस 20 कितने 12 बाइट के 12 बाइट लॉन्ग ऑप्शंस आर एडेड। 12 बाइट के ऑप्शंस जो है वो इस डेटाग्राम में ऐड हुए हैं हेडर के अंदर, क्योंकि 20 बाइट का मिनिमम होता है, 32 बाइट का हेडर बना रखा है, इसका मतलब 20 बाइट प्लस 12 बाइट जो है वो ऑप्शंस के हैं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए एक IPv4 पैकेट है जिसमें हेडर लेंथ जो है वो 5 है। अब हेडर लेंथ अगर 5 है, इसका मतलब 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 बाइट्स का हेडर है। सिंपल आपको हेडर फॉर्मेट को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना सीखना है। वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इज दिस, ये टोटल लेंथ फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 0x0028। तो देखो ध्यान से, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 0x0028। अब जरा ध्यान से देखो, जब भी किसी नंबर के आगे 0x लगा रहता है इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। तो 28 क्या है, 28 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है ना। और मुझे इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो तो वो टोटल लेंथ मुझे मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, 0x देखते ही आपको समझ जाना है कि ये हेक्साडेसिमल में हमें दिया हुआ है। अब देखिए 28 को अगर मैं हेक्साडेसिमल मुझे गिवन है और मुझे डेसिमल बनाना है ना, तो क्या करेंगे 8 इंटू 16⁻0 प्लस 2 इंटू 16⁻1 ऐसे ही मिलेगी इसकी वैल्यू मुझे हेक्साडेसिमल। तो ये कितना मिला मुझे, दिस इज 16 इंटू 2 32 प्लस दिस इज 8, कितना हो गया 40 बाइट्स। क्या मिला 40 बाइट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल लेंथ फील्ड है ये कितना है 40 बाइट्स। तो बताओ हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा आर बीइंग कैरीड बाय दिस पैकेट। बताओ हेडर की लेंथ कितनी है 20 बाइट्स है ना, टोटल पूरा का पूरा जो डेटाग्राम है उसकी लेंथ कितनी है 40 बाइट। तो बताओ जरा डेटा कितना है 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 बाइट्स। टोटल लेंथ 40 बाइट है डेटाग्राम की, जिसमें कि 20 बाइट का हेडर है, तो 20 बाइट ही उसमें डेटा कैरी हो रहा है। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो एक अलग फील्ड है, IPv4 पैकेट है, उसमें पहली कुछ हेक्साडेसिमल डिजिट्स आपको दी हुई हैं। अब आपको कहा है हाउ मेनी होप्स कैन दिस पैकेट ट्रेवल बिफोर बीइंग ड्रॉप्ड। मतलब क्या हुआ, आपको TTL पूछा है, टाइम टू लिव की वैल्यू पूछी है ना, कितने होप्स हैं जो वो पैकेट ड्रॉप होने से पहले कितने होप को विजिट कर लेगा। अब सबसे पहले आपको जब तक हेडर फॉर्मेट याद नहीं है ना, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने कितने बिट्स आपको छोड़ने हैं TTL फील्ड तक पहुंचने के लिए, है ना। TTL फील्ड कहाँ आता है 32। जब हम दोनों पूरे पूरे ट्रेवल कर लेते हैं तब थर्ड वाली रो में फर्स्ट वाला फील्ड जो है वो TTL फील्ड है। दिखाती हूं मैं आपको हेडर में, और उसके हिसाब से हम इसको अब इंटरप्रेट करेंगे। देखिए ये देखिए बेटा, ये 32 पूरा गया, ये 32 पूरा गया, मतलब 64 बिट्स हमने ड्रॉप कर, फिर 64 बिट्स छोड़ दिए, और फिर उसके बाद हमें TTL फील्ड मिला। अगर मैं 64 बिट्स को छोड़ दूं तो अगली 8 बिट मुझे देखनी है। क्या है देखो, फर्स्ट 32 देन अगेन 32, 64 शुरू से 64 बिट्स को छोड़ दो, और फिर 64 बिट को छोड़ने के बाद अगली जो 8 बिट आती हैं वो मुझे TTL फील्ड की वैल्यू देंगी, ठीक है। अब देखो भाई 64 बिट्स, लीव फर्स्ट 64 बिट्स and read next 8 bits after that to find value of TTL की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए आपको पहली 64 बिट छोड़नी है। अब ये भी नजर आ रहा है 0x है, 0x का मतलब क्या है कि हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। अगर हेक्साडेसिमल में लिखा है तो 64 बिट का मतलब हेक्साडेसिमल में जो भी नंबर लिखा है वो 4 बिट लेता है, एक नंबर 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। तो 64 बिट का अगर मैं यूज करूं तो टोटल 16 हेक्स डिजिट्स होंगी जो मुझे छोड़नी है ना। इसका मतलब 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मुझे छोड़नी है, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल बिट जो है वो 4 बिट लेती है नंबर, और 8 बिट्स मुझे रीड करने हैं, तो इसका मतलब 2 हेक्स डिजिट्स उसके बाद की मुझे रीड करनी है। सबसे पहले तो इस पैटर्न में से पूरे में से मुझे TTL निकालनी है, उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो टोटल कितनी छोड़नी है 16, क्या छोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 छोड़ दी मैंने, 16 बिट, 16 नंबर छोड़ दिए डिजिट। अब उसके बाद के जो 2 डिजिट थे वो मैंने कंसिडर किए, क्या मिले मुझे 0, 1। तो देखो क्या है, टीटीएल फील्ड की वैल्यू मुझे क्या मिली 0, 1, लेकिन किस में मिली, हेक्साडेसिमल में मिली, क्योंकि 0x है शुरू में, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब इस हेक्साडेसिमल को जरा बाइनरी में चेंज करो, सॉरी डेसिमल में चेंज करो, तभी तो वैल्यू मिलेगी। तो क्या है ये हेक्साडेसिमल, 1 आएगी वैल्यू, लगा लो कैसे, 16 देखो 1 × 16 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0 × 16 रेज़ टू द पावर 1, तो क्या आ गई 1। तो इसका मतलब टीटीएल क्या वैल्यू आई 1। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही राउटर या एक ही होप के पास वो जाएगा, ओनली 1 होप, इट विल विजिट ओनली 1 होप, मतलब इट विल द पैकेट विल travel to only 1 hoop before being dropped। पैकेट को ड्रॉप होने से पहले वो सिर्फ एक होप को विजिट करेगा। ठीक बात है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब अगला जो फील्ड है इसका वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है ना, जिसमें आपको समझने की जरूरत है। क्या रिक्वायरमेंट है फ्रेगमेंटेशन की, मैंने अभी आपको बताया कि आपने ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटाग्राम को रिसीव किया, वो डेटाग्राम की जो लेंथ है वो हो सकता है जो नीचे वाले लेयर के प्रोटोकॉल है, आपको डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल यूज करके तो वो फर्दर प्रोसेस करने हैं। हो सकता है डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल जो है वो इतने बड़े पैकेट को हैंडल ना कर पाए, है ना भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा पैकेट हम हैंडल नहीं कर सकते, आप इसके छोटे छोटे पीसेस बना के दीजिए तभी हम फिजिकल मीडिया के थ्रू इसे भेजेंगे। तो क्या करेंगे आप, उन पैकेट्स को फ्रेगमेंट बनाएंगे, उनके फ्रेगमेंट्स आप जनरेट करेंगे। अब जब आप फ्रेगमेंट जनरेट करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। किसी पूरे पैकेट के अगर आपने फ्रेगमेंट बनाए तो उस पैकेट में कुछ फील्ड तो ऐसे होंगे जो आपको एज इट इज हेडर में से कॉपी कर देना है ना, क्योंकि हेडर सबका सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक ही पैकेट के मल्टीपल फ्रेगमेंट आपने बनाए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो एक ही हेडर के, एक ही पैकेट के पार्ट है। तो हेडर का मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो हेडर के होते हैं वो हम कॉपी कर देते हैं, और कुछ फील्ड्स की वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे टोटल लेंथ चेंज हो जाता है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट चेंज होता है। ठीक बात है, इस तरह कुछ बिट्स की वैल्यूज जो हैं वो हम मॉडिफाई करते हैं, उन्हें देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज, एग्जांपल के थ्रू हम चेक करेंगे क्या क्या वैल्यूज मॉडिफाई होती हैं, इसको देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है एक बार हल्का सा थ्योरी में देख लेते हैं, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। डेटाग्राम कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स, फॉर्मेट्स और साइज जो होते हैं नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, सबका अपना अपना फ्रेम फॉर्मेट होता है। तो इसलिए जब इन नेटवर्क से आपको पास करना है तो आपको नेटवर्क को जो पैकेट है उसको इन नेटवर्क से पास होने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है छोटे छोटे साइज में, तो इसलिए इन फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड है। वाई फ्रेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, ये रीजन है। When a datagram is fragmented, each fragment has its own header, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट एक पैकेट की तरह ही जाएगा, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। जब आप किसी चीज के पीसेस बनाएंगे और वो उसी नेटवर्क पर ट्रैवल करेंगे तो नेचुरली कैसे पता चलेगा ये किसका पार्ट है, तो हर एक वो जो हेडर है वो हर एक पैकेट के साथ, हर एक फ्रेगमेंट के साथ भी लगाना पड़ेगा। एंड रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द हेडर मस्ट बी कॉपीड बाय ऑल द फ्रेगमेंट्स, मतलब हेडर के कुछ पार्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं जो कॉपी हो जाते हैं, और कुछ पार्ट्स हैं जो फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट चेंज होते हैं। तो हमें ये देखना है कौन कौन से पार्ट्स उसमें मॉडिफाई हम करते हैं ताकि उसको रीअसेंबल इजीली किया जा सके। तो अब देखिए, होस्ट या राउटर जो कि फ्रेगमेंट करता है डेटाग्राम को, किस कौन कौन से फील्ड्स की वैल्यू वो चेंज करता है। तो देखिए, गलत इसमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किस फील्ड की वैल्यू चेंज करता है, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट एंड टोटल लेंथ। फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट और टोटल लेंथ, ये 3 फील्ड जो है इन्हें वो मॉडिफाई करता है। लेकिन फ्रेगमेंट्स को सेट करने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, टोटल लेंथ तो चेंज हो जाएगी, अगर फ्रेगमेंट बना दिया आपने तो डेटा कम हो गया उसके अंदर, तो जो ओवरऑल लेंथ है डेटाग्राम की वो मॉडिफाई होगी ना। तो टोटल लेंथ, फ्लैग्स और फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट, ये 3 फील्ड है जो मॉडिफाई होते हैं, जो एज इट जो चेंज होंगे हर बार फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट जब हम बनाएंगे, बाकी के जो पूरे के पूरे हेडर की फील्ड है वो एज इट इज आप कॉपी कर देंगे और सबके हेडर में लगा के छोड़ देंगे। तो देखिए, द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स मस्ट बी कॉपीड एंड चेकसम मस्ट बी रीकैलकुलेटेड रिगार्डलेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्या मतलब हुआ कि चेकसम क्या कह रहे हैं कि हर बार हेडर की में कोई एरर तो नहीं आ गई, उसे चेक करने के लिए चेकसम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम हर एक फ्रेगमेंट का चेकसम भी कैलकुलेट हमें करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से देखनी है।
ठीक है, तो चलो अब ये इन फील्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये 3 फील्ड जो है वो सेम रहेंगे, ये बात हमारी हो गई। अब फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड कौन कौन से 3 फील्ड हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जिनको हमने छोड़ा था? आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, ये क्या करता है? देखो समझो पहले रिक्वायरमेंट क्या है। आइडेंटिफिकेशन फील्ड किस लिए है? आपने एक पैकेट भेजा, उस पैकेट के आपने मल्टीपल फ्रेगमेंट क्रिएट कर दिए, है ना? तो वो सारे के सारे फ्रेगमेंट जो हैं वो किस पैकेट को बिलोंग करते हैं? पैकेट नंबर तो सेम है ना, मतलब मैं कहूँ पैकेट नंबर 4 जो IPv4 वर्जन प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली क्या करता है कि जब कोई पैकेट सेंड करता है ना, तो उसका एक यूनिक नंबर उसको दे देता है। पैकेट नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको लेबल कर देता है। तो जब हम उस पैकेट के मल्टीपल फ्रेगमेंट बनाते हैं, तो वो फ्रेगमेंट पहचानने के लिए कि कौन से पैकेट के ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड यहाँ पर यूज होता है। तो मतलब जितने भी फ्रेगमेंट्स आपने बनाए उन सब में ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड कॉपी कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, मान लो कि मैंने एक पैकेट भेजा, उसका आइडेंटिफिकेशन फील्ड है 4, उस पैकेट के मैंने 3 फ्रेगमेंट्स बना दिए, तो तीनों में आइडेंटिफिकेशन बिट की जो फील्ड की जो वैल्यू है वो 4 4 4 कॉपी कर दी जाएगी, ये बताने के लिए कि पैकेट नंबर 4 के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक बात है, तो ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड इस चीज का काम करता है। इसको रीड कर लेंगे, आपको आराम से इसको समझ में आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका फ्लैग्स। क्या होते हैं? 3 बिट के फ्लैग्स होते हैं, जिनमें पहला वाला जो है वो तो अनयूज्ड है ना, और ये जो 2 हैं ये क्या काम करते हैं? D स्टैंड्स फॉर डू नॉट फ्रेगमेंट एंड M स्टैंड्स फॉर मोर फ्रेगमेंट। क्या मतलब है इस बात का? अगर हम किसी पैकेट में ये जो फ्लैग फील्ड है, इसकी सेकंड वाली जो बिट है इसको सेट कर देते हैं, अगर हमने इसको 1 कर दिया, तो इसका मतलब सोर्स ने पहले से ही बता के भेजा है कि इस पैकेट को फ्रेगमेंट मत करना। अगर हो सकता है आप फ्रेगमेंट करोगे, उसका मीनिंग चेंज होगा, जो भी होगा। अगर आप फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, अब पहले से सेट है, फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, और राउटर उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तो दैट पैकेट इज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो डू नॉट फ्रेगमेंट बिट अगर सेट है पैकेट में कि फ्लैग वाले फील्ड में, तो इसका मतलब ये जो पैकेट है इसको आप फर्दर फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, तो वहां पर फ्रेगमेंटेशन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल्ड होता है। मोर फ्रेगमेंट का क्या मतलब है? अब क्या मतलब हुआ, मान लो आपने एक पैकेट के 4 फ्रेगमेंट बना के भेज दिए, तो एक एक करके, भाई आप कनेक्शनलेस डेटा, कनेक्शनलेस चैनल के ऊपर भेज रहे हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है पहले से कोई कनेक्शन नहीं, अलग अलग रूट फॉलो करके वो फ्रेगमेंट जा सकते हैं। तो हो सकता है कि एक फ्रेगमेंट पहुंचा, कैसे पता चलेगा ये जो रिसीवर है कि और भी फ्रेगमेंट्स हैं या नहीं? भाई उसे कैसे पता चलेगा कि इस पैकेट के 1 फ्रेगमेंट है, 2 फ्रेगमेंट है, कितने फ्रेगमेंट है? तो अगर किसी पैकेट के या फ्रेगमेंट की मोर फ्रेगमेंट वाली बिट जो है ये 1 है, तो इसका मतलब उसके पीछे और भी फ्रेगमेंट्स हैं जो आ रहे हैं, और अगर ये बिट 0 है तो इसका मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है। तो मोर फ्रेगमेंट अगर 1 है तो इसका मतलब इस फ्रेगमेंट के बाद और भी पैकेट्स हैं जो एज फ्रेगमेंट आएंगे, तो रिसीवर को पता चल जाएगा, वो वेट करेगा जब तक सारे फ्रेगमेंट नहीं आ जाते। और अगर फील्ड इस वाले पैकेट की मोर फ्रेगमेंट वाली बिट जो है वो 0 है, तो रिसीवर को समझ में आ जाएगा कि ये लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, ये इन 2 चीजों के लिए ये फ्लैग्स यूज होते हैं। तो देखो इसको रीड कर लेते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं एज इट इज। आपको जो चीज मैंने बताई वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या बताता है, जनरल टर्म में समझो। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट एक 13 बिट का फील्ड है जो क्या कहता है कि आप फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हर एक फ्रेगमेंट के पहले ये बताएगा कि इस फ्रेगमेंट से पहले कितना डेटा पहले वाले फ्रेगमेंट में जा चुका है। मान लो मैं एक पैकेट है मेरे पास, उस पैकेट के, मान लो इस पैकेट के मैंने 4 फ्रेगमेंट बना दिए, ठीक है, और यहाँ 60 बाइट का डेटा यहाँ गया, 60 का यहाँ गया, 60 का यहाँ गया, और 40 बाइट का मान लो यहाँ गया, है ना। तो इस वाले पैकेट हम ये बता रहे हैं दिस इज फ्रेगमेंट 1, दिस इज फ्रेगमेंट 2, दिस इज फ्रेगमेंट 3 एंड दिस इज फ्रेगमेंट 4। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, सबके पास फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होगा, वो ये बताएगा कि इससे पहले, इस फ्रेगमेंट से पहले कितना डेटा जा चुका है। इससे पहले कोई डेटा गया क्या? नहीं गया, तो इस वाले फ्रेगमेंट के लिए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 होगा, क्योंकि इससे पहले कोई डेटा गया ही नहीं। फिर इस वाले फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होगा 60, क्योंकि 60 डेटा इससे पहले जा चुका है। ये सिर्फ डेटा लिखा है, मैंने हेडर इंक्लूड नहीं किया। इस वाले फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कितना होगा? टोटल डेटा इससे पहले कितना जा चुका? 120, तो इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होगा 120। इसका कितना होगा? टोटल 60 60 60 180 इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होगा। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बेसिकली क्या बता रहा है कि इस फ्रेगमेंट से पहले वाले फ्रेगमेंट्स में कितना डेटा जा चुका है। सिर्फ डेटा, प्योर डेटा विदाउट एनी हेडर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मेन समझने के लिए ये चीज है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ये बताता है कि इस फ्रेगमेंट से पहले कितना डेटा इससे पहले चल रहा है, और इसके बाद कितना है, ये चीज पता करने के लिए मोर फ्रेगमेंट बिट है, उसे आप चेक कर लो। अगर इसके बाद और फ्रेगमेंट है तो आप वेट करो, नहीं तो खत्म। ठीक है,
तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बताता है। अब एक एग्जांपल देखो ध्यान से, और एक बात याद रखनी है कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है इससे ये 8 बाइट वर्ड्स में आपको मिलेगा। जैसे हम हेडर लेंथ में 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करते थे, ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में हम 8 के साथ कैलकुलेशन करते हैं। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझ लेते हैं, बाकी जो अगर टाइम मिलेगा तो फिर मल्टीपल एग्जांपल्स इसमें लेके फिर हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए 4000 बाइट्स का कोई पैकेट है जिसको हम फ्रेगमेंट्स कर रहे हैं, है ना। उसमें डेटा, प्योर डेटा जो है वो 4000 बाइट्स है ना। देखो, तो बाइट नंबर 000 से लेके 3999 तक है, बाइट नंबर है, पहला बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट। तो 4000 बाइट को 0 से लेके 3999 तक हमने लिख दिया, है ना। तो ये पूरा का पूरा पैकेट है, इसको हमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। मान लो जो पहला फ्रेगमेंट है वो 1400 बाइट्स कैरी कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो फ्रेगमेंट है वो भी 1400 बाइट्स कैरी कर रहा है, और तीसरा वाला जो फ्रेगमेंट है कितना बचा, 14 14 2800, टोटल था 4000, तो ये 1200 बाइट्स के जो है वो थर्ड वाले फ्रेगमेंट के लिए बचे। ठीक बात है। अब क्या करना है, 1400 बाइट्स हैं तो 0 से लेके 1399 तक है। यहाँ भी, यहाँ अब 1400 से 2799 तक है, मतलब 2800 तक लेके जाने हैं। ऐसे ही है 2800 से 1200 के काउंट के हिसाब से 399 तक, टोटल हमने 3 फ्रेगमेंट इसके बना दिए। अब इनके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट किस तरह डिसाइड किए जाएंगे, ध्यान रखिए। ये वाला जो फ्रेगमेंट है इसके ऊपर कोई फ्रेगमेंट नहीं है, इसके ऊपर क्या डेटा है, कुछ नहीं है, तो इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या होगा, 0, है ना। देखो 0 दिखाई दे रहा है, पहले सिंपल समझो, 0 होगा। अब ये वाला जो फ्रेगमेंट है इससे पहले कितना डेटा जा चुका है, 1400 बाइट जा चुके हैं, इससे पहले 1400 बाइट जा चुके हैं। तो इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1400 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बाइट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। जितना भी डेटा गया, जितने बाइट का डेटा गया उसे आप 8 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने बाइट का डेटा गया, 1400, तो 1400 को आपने 8 से डिवाइड कर दिया, आ गया 175। तो इसका मतलब इस पैकेट का जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है वो है 175। ऐसे ही अब इस फ्रेगमेंट की बात करो, इसके पहले कितना डेटा जा चुका, 1400 प्लस 1400, 2800 डेटा टोटल जा चुका, 2800 बाइट्स। तो इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कैसे निकलेगा, 2800 को 8 से डिवाइड कर दो, 350, ये इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है। अब इसको अलग तरीके से और देखो, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो पहला नंबर है, ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है, इसमें जहां बाइट नंबर देखो, पहले वाले जो डेटा ये कैरी कर रहा है, पहला बाइट नंबर क्या है 1400, उसको 8 से डिवाइड कर दो। इसका पहला बाइट नंबर क्या है 2800, उसको 8 से डिवाइड कर दो। कैसे समझ लो, लेकिन इस बात को इंटरप्रेट कैसे करोगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ये बताता है कि इस फ्रेगमेंट से पहले प्योर डेटा कितना जा चुका है, ठीक है। तो उससे पहले जितना डेटा जा चुका है उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको उस फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये एक एग्जांपल देखो, ये मान लो ओरिजिनल डेटाग्राम है, अलग अलग फील्ड से दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा, ये तीनों फील्ड की बात कर रहे हैं हम, है ना। क्या मतलब है, ये फील्ड कौन सा है, टोटल लेंथ। देखो ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ मतलब क्या मतलब होता है टोटल लेंथ का, हेडर प्लस डेटा। हेडर कितना है, 20 बाइट्स का हेडर है और 4000 बाइट का डेटा है, 4000 बाइट का डेटा है, हम बात कर रहे थे, है ना। बाइट्स कितने हैं डेटा के, ये डेटा है, दिस इज डेटा। 4000 बाइट्स है, 20 बाइट का हेडर है, तो टोटल लेंथ में 4020 लिखा हुआ है। ये आइडेंटिफिकेशन बिट्स हैं, दीज आर आइडेंटिफिकेशन बिट्स। ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो चीज हमने पढ़ी है उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये बताती है आपका पैकेट नंबर, पैकेट के ऊपर लेबल है। तो देखो जब आप इस पैकेट के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे तो हमने क्या कहा था कि कुछ चीजें एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। तो ये जो है ये सब में एज इट इज कॉपी हो गया, सारे फ्रेगमेंट्स में देखो एज इट इज कॉपीड है, कहीं कहीं आपको अलग नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि ये कौन से पैकेट का पार्ट है, कौन से पैकेट के फ्रेगमेंट्स है ना। ओरिजिनल पैकेट कौन सा है, चलो ये हमने कॉपी कर दिया। अब क्या बचा, ये देखो ये वो 3 फ्लैग हैं। लास्ट वाली बिट क्या कहती है, मोर फ्रेगमेंट, है ना, उसको हम शो कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के रेस्पेक्ट में। इसका कितना है 0, क्यों, क्योंकि ये किसी का फ्रेगमेंट है ही नहीं, इसके बाद कोई फ्रेगमेंट आएगा नहीं, इसका ये फील्ड 0 है। चलो इसके पहले वाले फील्ड, फर्स्ट पैकेट का ये फील्ड जो है वो क्या सेट कर दिया आपने, 1, क्यों, क्योंकि इसके बाद और फ्रेगमेंट है। इसका भी आपने सेट कर दिया 1, क्योंकि इसके बाद और फ्रेगमेंट्स हैं, है ना। अभी इनको मत देखो, अभी बस ये देखो। और लास्ट वाला जो पैकेट है, ये लास्ट पैकेट है, थर्ड फ्रेगमेंट। इस पैकेट का जो मोर फ्रेगमेंट जो है बिट, उसको हमने 0 सेट कर दिया, क्योंकि इसके बाद कोई फ्रेगमेंट नहीं है। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। आइडेंटिफिकेशन आपने सबके सेम कॉपी कर दिए, मोर फ्रेगमेंट फर्स्ट वाले का से लेके लास्ट वाले को छोड़ के सबका 1 होता है, सारे फ्रेगमेंट्स का, है ना।
और ये जो लास्ट वाला है ये है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ सबकी चेंज हो रही है, सब में 20-20 बाइट का हेडर है, सबके अंदर 20-20 बाइट्स का हेडर है। तो देखो ये 1400 बाइट कैरी कर रहा है डेटा के, तो 1420 इसका हेडर है, तो टोटल लेंथ इसकी 1420 है, इसकी भी 1420 है, इसकी 1220 है, 1200 बाइट का डेटा था इसके अंदर। ये भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब रह गया हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, कैसे कैलकुलेट किया? इसका था क्या 0, इसके पहले कोई फ्रेगमेंट नहीं था, तो कोई डेटा इसके आगे कैरी नहीं कर रहा। फर्स्ट वाले का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हमेशा 0 होता है, क्योंकि उससे वो पहला फ्रेगमेंट है, उससे पहले तो कोई डेटा जा ही नहीं रहा उस पैकेट का। सेकंड वाले का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट अभी हमने कैलकुलेट किया था 175, देखो है ना, तो इसके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में 175 लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां वो सिनेरियो दिखा रखा है जहां पर इस पैकेट को भी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो देखो अगर मान लो रिक्वायरमेंट हुई तो ये वाला पैकेट भी अगर हमने मल्टीपल फ्रेगमेंट में डिवाइड किया तो इस वाले फ्रेगमेंट में 800 बाइट्स का डेटा है ना, और इस वाले में 600 बाइट का डेटा। तो टोटल कितना था हमारा? 1400 बाइट थे, तो उसमें 800 बाइट का ये फ्रेगमेंट और 600 बाइट का ये फ्रेगमेंट। उसके हिसाब से हमने इसके ऑफसेट निकाल लिए। अब जो इसका पहला वाला फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है वो तो सेम होगा यही वाला। इसके हिसाब से तो इससे पहले कोई फ्रेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये इस पैकेट को बिलोंग कर रहा है, इस वाले फ्रेगमेंट, ये इसका पेरेंट फ्रेगमेंट है, इसके पहले और कोई नहीं है इससे रिलेटेड इस हायरार्की में, तो ये सेम फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट यहाँ पर इसने कॉपी कर लिया है ना। और अब इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कितना होगा? इससे पहले कितना डेटा चल रहा है, ठीक बात है, इससे पहले कितना डेटा चल रहा है वो इसने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 275 यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक बात है। तो मुझे कितना, तो इस चीज को आप यहाँ पर सीधा सीधा निकाल लेंगे। मुझे लगता है ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब तो ये ओवरऑल पिक्चर, ये इसका क्या हुआ 350। तो इस तरह फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बेसिकली क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से पहले कितना डेटा आपका, इससे पहले कितना डेटा आपका टोटल जा रहा है ना, टोटल ओवरऑल डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज ट्रैवलिंग बिफोर दिस पर्टिकुलर पैकेट, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर ये जो बातें मैंने आपको बताई उन्हीं को हल्का सा समराइज करते हैं। इवन if each fragment follows a different path and arrives out of order, the final destination host can reassemble the original datagram from the fragments received if none of them is lost. Naturally, अगर कोई lost हो गया तो फिर आप वो reassemble नहीं कर सकते, है ना। स्ट्रेटेजी क्या है? पहला फ्रेगमेंट जो होगा उसका ऑफसेट फील्ड हमेशा 0 होगा। ये कुछ कैचेस हैं जो सीधे सीधे याद रखना है। पहले फ्रेगमेंट की लेंथ को डिवाइड करो 8 से, सेकेंड वाले का जो ऑफसेट होगा वो आपको मिल जाएगा नेचुरली। टोटल लेंथ को फर्स्ट और सेकंड फ्रेगमेंट्स के 8 से डिवाइड करो, थर्ड वाले का ऑफसेट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो डेटा है वही जो डेटा जो आगे डेटा चल रहा है उसको आपको 8 से डिवाइड कर देना है। तो आपको उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का कंटिन्यू करते रहो जब तक कि लास्ट वाले की डू नॉट फ्रेगमेंट, जो मोर फ्रेगमेंट्स की बेटे, जब तक वो 0 ना मिल जाए आप उसके सबके फ्रेगमेंट ऑफसेट एक एक करके कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ऑप्शंस फील्ड। ये हुआ फ्रेगमेंटेशन की बात। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल फील्ड है, जरूरी नहीं है कि हेडर में होगा, लेकिन अगर है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं। तो देखिए ये कुछ ऑप्शंस हैं, सिंगल बाइट और मल्टीपल बाइट। सिंगल बाइट का मतलब एक बाइट का अगर ऑप्शन फील्ड है तो उसमें नो ऑपरेशन और एंड ऑफ ऑपरेशन दो चॉइसेस हैं जो हो सकती है। नो ऑपरेशन क्या कहता है कि ये मल्टीपल ऑपरेशंस के बीच में फिलर का काम करेगा। एंड ऑफ ऑप्शन का मतलब है कि ऑप्शन फील्ड के लास्ट में हम इसे ऐड कर देंगे लास्ट ऑप्शन की तरफ। मतलब इररिलेवेंट है, इनकी कोई मतलब नहीं है, बस इनको हल्का सा आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। फिर मल्टीपल बाइट में ये 4 ऑप्शंस आते हैं, इनको हल्का सा देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना हमें। रिकॉर्ड रूट क्या कहता है कि आप जिस जिस रूट को फॉलो करके आपका पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा रहा है उस रूट को रिकॉर्ड करते जाओ। मतलब उस राउटर का जिस राउटर से वो होके गया उस राउटर का आईपी एड्रेस उसकी टेबल में, उसके हेडर में ऐड करते जाओ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मान लीजिए ये सोर्स है और सोर्स ने, ये देखो, ये मल्टीपल राउटर्स से होके ये जो पैकेट है ये डेस्टिनेशन पे गया, है ना। तो ये क्या कह रहा है, पहले ये पैकेट यहाँ था, फिर जब ये यहाँ पहुंचा तो इस वाले राउटर का आईपी एड्रेस सबका, जिस राउटर से ये होके गया उन सबके आईपी एड्रेस, इसका भी आईपी एड्रेस, फिर वो यहाँ आया तो इसका भी आईपी एड्रेस हेडर में ऐड कर दो, फिर यहाँ गया तो इसका, मतलब जितने भी इंटरमीडिएट राउटर्स हैं उन सबके आईपी एड्रेसेस को रिकॉर्ड करता हुआ जाएगा कि किन किन राउटर्स के आईपी को लेके मैं गया हूँ, है ना। इसको कहते हैं रिकॉर्ड रूट। मतलब जिस रूट को फॉलो करता हुआ आ रहा है उन सारे के सारे आईपी जो राउटर्स हैं उन सबके आईपी एड्रेसेस ये अपने हेडर में कॉपी करता हुआ चला आएगा। अगर ये ऑप्शन हम अनेबल कर दें तो ये इस तरह से हेडर जो आपका है वो अपडेट होता रहता है। लेकिन
कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कह लीजिए, मल्टीपल टाइप के अलग अलग नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जरूरी नहीं है कि कोई हर एक राउटर या हर एक नेटवर्क ये चीज अलाउ करे, नेटवर्क ऑपरेटर जो है ये अलाउ करे कि कोई भी एडिशनल कोई पैकेट है वो आपके राउटर का आईपी एड्रेस जो है उसको रिकॉर्ड करके जा रहा है ना। तो इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये ऑप्शन जो है ये हमेशा काम नहीं करता। ऐसे ही स्ट्रिक्ट सोर्स रूट का क्या मतलब है कि सोर्स पहले से बता देता है कि भाई इस रूट को फॉलो करके ही ये पैकेट जाएगा। सोर्स पहले से बताता है इस राउटर से होके जाना है, एक भी राउटर कम या एक भी राउटर ज्यादा विजिट नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वही राउटर से होके जाएंगे। ऐसे ही लूज सोर्स रूट का मतलब क्या है कि वो कुछ राउटर्स बता देता है कि भाई इससे होके जाना, इससे होके जाना, इससे होके जाना। अब इनके साथ साथ अगर आपको अपना बेस्ट रूट फाइंड आउट करना है तो एक दो राउटर आप इसमें से आगे पीछे कर सकते हैं। तो लूज रूट का मतलब एग्जैक्ट रूट नहीं बताता, कुछ राउटर्स बता देता है कि ये फॉलो कर लेना, इसके बाद आगे पीछे आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प का मतलब है कि कितना टाइम प्रोसेसिंग में लगा हेडर को प्रोसेस करने में, पैकेट को प्रोसेस करने में, उस टाइम को टाइम स्टैम्प कर लिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन फील्ड्स हैं जो कि आपके डेटाग्राम के साथ होते हैं, जो कंप्लीटली ऑप्शनल है, ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जो हेडर है वो इनकरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई वो मैंने यहाँ पर फर्दर रेफरेंस एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम फॉर्मेट, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये आपको। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है बेटा ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ेंगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, तो सेकंड रिवीजन में आप इसको मेमोराइज भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको पढ़नी बहुत सारी चीजें पड़ेंगी, लेकिन आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। थॉटफुली आराम से खाली दिमाग से बैठ के आप पढ़ें तो पहली बार में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये वो क्वेश्चंस है जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। तो IPv4 हेडर फॉर्मेट एग्जाम में एज इट इज आता है। नेटवर्क लेयर में डिलीवरी कैसी होती है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है, और आईपी यूज करती है, सोर्स मशीन क्या करती है, इमीडिएट जो राउटर्स हैं इंटरमीडिएट वो क्या करते हैं, और डेस्टिनेशन मशीन पर नेटवर्क लेयर क्या करती है, वो सब चीजें आपको यहाँ बतानी है। और लॉजिकल एड्रेसिंग का काम क्या है, होस्ट टू होस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लॉजिकल एड्रेसिंग यूज करते हैं। फर्दर जब हम लॉजिकल एड्रेसिंग डिटेल में पढ़ेंगे वहां आप इसमें कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अब अच्छा मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में बीटेक 6 MK CSIT और अलाइड ब्रांचेस के लिए जो कॉम्बो पैक है जिसमें मेन 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो अवेलेबल है। और जो बच्चे चाहते हैं एनरोल करना तो आप एप्लीकेशन में जाके कोर्स के लिए टाइमली एनरोल कर सकते हैं, जिससे टाइमली आप अपनी पढ़ाई को वाइंड अप कर पाए। तो थैंक यू बेटा। और जिन बच्चों के पास एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है वो प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं एप्लीकेशन, या फिर आप ऐप स्टोर से भी एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करके अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू।